ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इनविंसिबल डिवाइन डेस्टिनी सिलेक्शन सिस्टम, अध्याय 131। ड्रैगन और प्राप्त करने के बाद पर्पल स्केल थंडर ड्रैगन ने साधना में तेजी से प्रगति की और जल्द ही अपार संभावनाओं के साथ दिव्यता क्षेत्र में प्रवेश कर गया। ड्रैगन कबीले के भीतर एक पदानुक्रम प्रणाली भी थी। पाप ड्रैगन पतित लोग थे, दुष्ट ड्रैगन। लेकिन पर्पल स्केल थंडर ड्रैगन कबीले के भीतर एक सामान्य थंडर ड्रैगन था। ड्रैगन कबीले में पाप ड्रैगन की वंशावली इस साधारण थंडर ड्रैगन की तुलना में असीम रूप से महान थी, अन्यथा यह उस बिंदु तक नहीं गिरता जहां इसे वान बीस्ट माउंटेन रेंज के परिधीय क्षेत्रों में निवास करना और विस्तार करना पड़ा। जब तक यह इस ड्रैगन ऑर्ब के भीतर विरासत के मार्ग को पूरी तरह से पचा लेता, तब तक न केवल दिव्यता क्षेत्र में आगे बढ़ना संभव होता, बल्कि यहां तक कि एनश्रोडेड क्षेत्र को भी भेदना संभव हो सकता था। मत भूलिए, पर्पल स्केल थंडर ड्रैगन के पास एक ऐसा लाभ था जो किसी और के पास नहीं था। वह ये कि ये दावू का ड्रैगन किंग था, जो सवेज बीस्ट आर्मी के नेताओं में से एक था, जिसने सबसे पहले चू युआन के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की, जिससे उसे कई दिव्य अमृत प्राप्त करने की अनुमति मिली। अपने असीमित संसाधनों को देखते हुए पर्पल स्केल थंडर ड्रैगन के एनश्रोडेड दायरे में घुसने में विफल होने का डर रखने का कोई कारण नहीं था। उस समय पर्पल स्केल थंडर ड्रैगन ने उसे कुछ समाचार सुनाया। तुमने कहा कि कमांडर फैंग अकेले वान बीस्ट माउंटेन रेंज में गए थे। चू युआन ने इस पर नाराजगी जताई। बिल्कुल, पहले तो जब मैंने अपने अधीनस्थों से समाचार सुना तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मुझे पता चला कि कमांडर फैंग वान बीस्ट माउंटेन रेंज की गहराई की ओर जा रहे थे, तो मुझे संदेह होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। पर्पल स्केल थंडर ड्रैगन ने कहा, पर्वत श्रृंखला की गहराई खतरे से भरी है, जिसमें झांकने वाले भगवान के राक्षस प्रचुर मात्रा में हैं। मैं भी वहां गया था और खतरे को महसूस किया था, खासकर उन गहरे हिस्सों में जहां कमांडर फैंग ने खोज करने का फैसला किया है। इसमें दिव्यता क्षेत्र के राक्षस हैं, यहां तक कि आवरण वाले क्षेत्र के राक्षस भी हैं, इसलिए मैंने आपको ये खबर देने में जल्दबाजी की। विकल्प 1, झू फैंग की वान बीस्ट माउंटेन रेंज की गहराई तक की यात्रा के कारणों की जांच करें और 300 डेस्टिनी पॉइंट प्राप्त करें। विकल्प 2, सच्चाई की जांच न करें, झू फैंग के साथ जाएं और 300 डेस्टिनी पॉइंट प्राप्त करें। पर्पल स्केल थंडर ड्रैगन, आपकी रिपोर्ट बहुत समय पर है, अपने प्रशिक्षण पर वापस लौटें। जितनी जल्दी हो सके दिव्यता क्षेत्र में घुसने का प्रयास करें। यह मामला मुझ पर छोड़ दें। चू युआन की आकृति टिमटिमा रही थी। उसकी छवि अभी भी महल में थी, लेकिन वह पहले ही गायब हो चुका था। महामहिम की साधना लगातार अथाह होती जा रही है, बैंगनी स्केल थंडर ड्रैगन ने विस्मय में कहा। वान बीस्ट पर्वत श्रृंखला बहुत बड़ी थी, जिसमें आपस में जुड़े हुए पहाड़ थे। यहाँ तक कि वर्तमान प्राचीन पुस्तकों के साथ भी कोई भी इसके सटीक परिमाण को नहीं समझ सकता है, खासकर इसके सबसे गहरे हिस्सों में। अफवाह यह है कि वहाँ अनगिनत शक्तिशाली और प्राचीन जानवर रहते हैं, जिनमें से प्रत्येक विनाशकारी शक्ति में सक्षम है। ये भी अफवाह थी कि वान बीस्ट पर्वत श्रृंखला केवल एक सामान्य शब्द है, जिसमें जानवरों के साम्राज्य सहित अनगिनत डोमेन मौजूद हैं। हालांकि दावो का शाही शहर पर्वत श्रृंखला के तल पर बनाया गया था, लेकिन यह वास्तव में सबसे बाहरी परिधि पर स्थित था। उस समय झू फैंग गंभीरता से वान बीस्ट पर्वत श्रृंखला की गहराई की ओर बढ़ रही थी। उसका मार्ग सटीक और जानबूझकर था। अपने साधना स्तर के पीपिंग गॉड दायरे तक आगे बढ़ने के बावजूद वह अभी भी वान बीस्ट पर्वत श्रृंखला की गहराई के लिए अपर्याप्त महसूस करती थी। कमांडर फैंग, एक आवाज गूंजी, महाराज आप यहाँ क्यों हैं? झू फैंग अचानक रुक गई, उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि चू युआन अचानक उसके सामने आ गया। डिंग, मेजबान ने पहला विकल्प चुना और 300 भाग्य अंक प्राप्त किए। कमांडर फैंग, हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये ड्रैगन किंग था जिसने मुझे ये बताया। वान बीस्ट माउंटेन रेंज बेहद खतरनाक है, इसकी गहराई में जाने से बचना ही बेहतर है। चू युआन को थोड़ा पता था, जब से झू फैंग ने डाकियन से फीनिक्स नेस्ट वुड हासिल किया था, तब से वह अजीब लग रही थी। मुझे पर्वत श्रृंखला की गहराई में कुछ जरूरी काम निपटाने थे, मैं महाराज को डराना नहीं चाहता था। झू फैंग ने कहा। क्या जरूरी काम? चू युआन ने पूछा। झू फैंग चुप रही, उसने अपना सिर नीचे किया, जिससे चू युआन ने पूछा, क्या तुम्हें जाना ही है? मुझे जाना ही है। झू फैंग का स्वर दृढ़ था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी संदिग्ध लग रही थीं। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्यों? चू युआन ने पूछा। 20 साल से भी ज्यादा समय पहले तुम्हें दिवंगत सम्राट ने बीस्ट पर्वत से बाहर निकाला था। अफवाह है कि उसने तुम्हें बचाया था, हालांकि तुमने इसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा। जरूर कोई छिपी हुई बात होगी। मुझे सच क्यों नहीं बताती? इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए आपके पास कोई महत्वपूर्ण कारण होना चाहिए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। मैं, झू फैंग ने बोलना शुरू किया। चू युआन की शाही उपस्थिति में फंसकर उसने आखिरकार कबूल किया, महाराज आप सही हैं।
दिवंगत सम्राट ने मुझे इतने साल पहले बचाया था। ये सच है जब वे कहते हैं कि मेरे पास एक राक्षस जानवर का खून है। क्योंकि मैं प्राचीन फीनिक्स कबीले से हूँ। प्राचीन फीनिक्स कबीला? चू युआन ने पूछा। हाँ, मैं वास्तव में प्राचीन फीनिक्स कबीले से हूँ। सख्ती से कहें तो मेरा वंश प्राचीन फीनिक्स कबीले की एक शाखा है। जू फैंगफैंग ने कहा, हजारों साल पहले मेरे पूर्वज प्राचीन फीनिक्स कबीले से अलग हो गए थे। वे बीस्ट पर्वत के बाहरी इलाके में बस गए। जैसे जैसे हजारों साल बीतते गए, पूर्वज मर गए, मेरा वंश कम होता गया और हमारा प्रभाव कम होता गया। जब मैं बच्चा था तो हम में से केवल मुट्ठी भर लोग ही बचे थे। अब मैं अपने वंश का अंतिम सदस्य हूँ। मैं आपके सामने खुद को प्राचीन फीनिक्स के रूप में नहीं दिखाता, क्योंकि हम प्राचीन फीनिक्स कबीले स्वाभाविक रूप से एक महान वंश हैं। हमारे कबीले के प्रत्येक सदस्य को जन्म से 100 साल पहले एक विशेष विधि का उपयोग करके फीनिक्स ब्लड पूल में खेती की जाती है। हम दिव्य में झांकने के बिना एक मानव रूप ले सकते हैं। मैं हमेशा अपना असली रूप प्रकट करने से डरता रहा हूँ। मेरी माँ 20 साल पहले बीस्ट पर्वत में गिर गई थी। अपनी माँ के बारे में बात करते हुए उसके चेहरे पर गहरी उदासी दिखाई दी। मेरी माँ भगवान की स्थिति को तोड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन असफल रही। उसने फीनिक्स कबीले की प्राकृतिक दिव्य क्षमताओं का उपयोग करके पुनर्जीवित किया और उसकी आत्मा पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल और कमजोर थी, फिर भी वह एक औसत देवता से अधिक शक्तिशाली थी। हालांकि जब वह सबसे कमजोर थी तो उस पर एक क्रूर भेड़िया दानव ने हमला किया। हमारे वंश को विलुप्त होने से बचाने के लिए उसने मुझे, जो अभी भी कमजोर और छोटा था, बीस्ट पर्वत से बाहर भेज दिया। तो तब तुम दिवंगत सम्राट से मिले थे? चू युआन ने कहा। वास्तव में उस समय कई शक्तिशाली राक्षसी जानवर मेरा पीछा कर रहे थे, मेरे प्राचीन फीनिक्स वंश को जब्त करने की कोशिश कर रहे थे। दिवंगत सम्राट प्रकट हुए और मुझे उन जानवरों से बचाया। जू फैंगफैंग के आमतौर पर ठंडे चेहरे पर घृणा की एक विकृत नजर उभरी। चू युआन ने सिर हिलाया। भले ही दिवंगत सम्राट कोई देवता नहीं थे, लेकिन उनके पास अवसर थे और उनकी ताकत एक सामान्य देवता से भी अधिक मजबूत थी। यही कारण था कि वह अकेले ही महान खतरे को दबाने में सक्षम थे। दुर्भाग्य से दिवंगत सम्राट का निधन हो गया है। चू युआन ने पूछा, तुम इस बार बीस्ट पर्वत क्यों जा रहे हो? मरने से पहले मेरे पूर्वज प्राचीन फीनिक्स पैतृक भूमि को पीछे छोड़ गए थे। इस बार वहां जाने का मेरा उद्देश्य पैतृक भूमि को अनलॉक करना और प्राचीन फीनिक्स विरासत को प्राप्त करना है। आखिरकार मैं अपने वंश का अंतिम जीवित सदस्य हूं। अपने वंश के गौरव को बहाल करना मेरी जिम्मेदारी है। जू फैंगफैंग ने कहा। विकल्प 1, जू फैंगफैंग की रक्षा करें और उसके साथ प्राचीन फीनिक्स विरासत स्थल पर जाएं, 300 भाग्य अंक और एक बीस्ट कंट्रोल रिंग प्राप्त करें। विकल्प 2, जू फैंगफैंग को सलाह दें कि वह अभी प्राचीन फीनिक्स विरासत स्थल पर न जाएं, बल्कि बेहतर अवसर की प्रतीक्षा करें, 300 भाग्य अंक और एक दिव्य क्षमता फल प्राप्त करें। आपको पता होना चाहिए कि बीस्ट पर्वत की गहराई में जाना खतरनाक है। चू युआन ने कहा। मुझे पता है, जू फैंगफैंग ने दृढ़ता से जवाब दिया, लेकिन मुझे जाना ही होगा। अगर मैं पैतृक भूमि से विरासत प्राप्त कर सकता हूं, तो मैं गॉडलाइट दायरे में प्रवेश कर सकता हूं, और यहां तक कि यह भी संभावना है कि मैं अपने पूर्वजों की शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकूं। मेरे पूर्वज सच्चे ईश्वरीय पद पर थे। मैं पीछे नहीं हट सकता। ठीक है, चूंकि तुमने अपना मन बना लिया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं तुम्हारे साथ विरासत स्थल तक जाऊंगा। चू युआन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। महाराज, आप? जू फैंगफैंग ने आश्चर्य से कहा। तुम दावू की प्रजा हो और अपने संप्रभु के प्रति वफादार रहना तुम्हारा कर्तव्य है। उसी तरह जब किसी प्रजा को जरूरत होती है तो दावू के शासक के रूप में यह मेरी जिम्मेदारी है। अगर तुम और अंदर जाओगे तो यह असुरक्षित हो सकता है। मेरी उपस्थिति इसे सुरक्षित बनाएगी। चू युआन ने दिव्य क्षमता फल की खातिर जू फैंगफैंग को रुकने के लिए मजबूर नहीं किया। धन्यवाद महामहिम, जू फैंगफैंग ने बिना किसी अनावश्यक शब्द के उत्तर दिया। वह जानती थी कि चू युआन वचन का पक्का आदमी है और आसानी से पीछे नहीं हटेगा। मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी दावू के लिए ऐसा कर रहा हूँ। यदि आप अपने पूर्वजों की विरासत प्राप्त कर सकते हैं और अपनी शक्ति में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकते हैं, या यहाँ तक कि अपने पूर्वजों की ताकत तक पहुँच सकते हैं, तो ये दावू के लिए एक आशीर्वाद होगा। मेरे पास मेरे रैंकों में शक्तिशाली योद्धाओं की कमी है और आप क्षमता प्रदान करते हैं। चू युआन जानता था कि दावू में जो कमी थी वह एक शीर्ष शक्ति थी। यदि जू फैंगफैंग के पास मजबूत शक्तियां हो सकती हैं, तो ये दावू की नींव को बहुत बढ़ा देगा। यह एक अच्छी बात है। कमांडर फैंग, रास्ता दिखाओ। मैं अपनी पूरी मदद की पेशकश करूंगा। आपकी ताकत दावू की ताकत है। 10,000 जानवरों की पर्वत श्रृंखला के विशाल विस्तार में आगे अंतहीन पहाड़ हैं। जितना गहराई में कोई जाता है, उतने ही शक्तिशाली महान रहस्यमय जानवरों का सामना करता है।
श्रृंखला में हजारों मील की यात्रा करने के बाद चू युआन के सामने अचानक समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे पहाड़ों का एक समूह दिखाई दिया। ये पहाड़ ज्वलंत लाल पेड़ों से लदे हुए थे, सभी फीनिक्स पच के जंगल थे। एक पर्वत शिखर एक प्राचीन फीनिक्स जैसा दिखता था जो अपने पंख फैलाता था, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ साथ एक पूरे कबीले की नियति को इकट्ठा करता था। यह मेरे प्राचीन फीनिक्स कबीले की पैतृक भूमि है, प्राचीन फीनिक्स पर्वत श्रृंखला। जू फैंगफैंग को अपने वतन लौटे हुए 2 दशक से अधिक हो चुके थे, उसकी आंखें यादों से भरी हुई थीं। जब वह एक बच्ची थी तो उसका कबीला पहले ही कम हो चुका था, लगभग कोई सदस्य नहीं बचा था। अगर उसे संयोग से पूर्व सम्राट द्वारा बचाया नहीं गया होता तो उसका वंश समाप्त हो गया होता। रहस्यमय जानवरों के बीच संघर्ष मनुष्यों के बीच संघर्ष से भी अधिक क्रूर थे। हार का मतलब था एक कबीले का खात्मा। अपनी भावनाओं को दबाते हुए जू फैंगफैंग ने अपने सामान्य ठंडे व्यवहार को पुनः प्राप्त किया और कहा, हालांकि विरासत भूमि हमारे कबीले के क्षेत्र में है, लेकिन केवल एक विशेष विधि ही इसे खोल सकती है। कबीले के नेता का प्रतीक यह अंगूठी मेरे खून से सक्रिय होने पर विरासत भूमि को खोल सकती है। उसके हाथ में एक प्राचीन फीनिक्स के पैटर्न के साथ उत्कीर्ण एक अंगूठी थी। अब मैं प्राचीन फीनिक्स कबीले का नेता हूं और अपने वंश की विरासत को आगे बढ़ाने वाला अंतिम व्यक्ति हूं। खून की एक बूंद अंगूठी में गिरी जो चमक रही थी और एक ज्वलंत लाल रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। ये साधारण खून नहीं था बल्कि फीनिक्स के दिल का खून था। जैसे ही खून अंगूठी में बहता है, एक ज्वाला फूट पड़ती है, जैसे कि एक प्राचीन फीनिक्स अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ रहा हो। उनके सामने तुरंत एक विशाल घुमावदार द्वार जैसा एक शून्य स्थान दिखाई देता है। महाराज, मेरे प्राचीन फीनिक्स कबीले की विरासत भूमि वहां अंदर है। जू फैंगफैंग का चेहरा कुछ पीला पड़ गया था। अंतरिक्ष की शक्ति, चू युआन ने कुछ आश्चर्यचकित होकर कहा। ऐसा प्रतीत होता है कि विरासत भूमि को छोड़ने वाले प्राचीन फीनिक्स के पास एक उच्च साधना क्षेत्र था। मैं आपके साथ विरासत भूमि पर जाऊंगा, कृपया मेरे करीब रहें महामहिम। जू फैंगफैंग ने सिर हिलाया। दोनों ने विरासत भूमि में एक साथ प्रवेश किया। विरासत भूमि उजाड़ और शांत थी, एक स्वतंत्र स्थान जिसके ऊपर एक नीरस धूसर आकाश और पैरों के नीचे फटी सूखी धरती थी। इस तथाकथित पैतृक विरासत भूमि के अंदर चू युआन ने खजाने नहीं बल्कि कब्रों के बड़े बड़े स्लैब देखे। संभवतः उनमें से 1000 से अधिक थे जो जू फैंगफैंग के वंश के सभी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे जो दसियों हजार वर्षों के दौरान मर गए थे। ऐसा लगता है कि यह स्थान केवल विरासत भूमि नहीं है बल्कि एक कब्रिस्तान भी है, चू युआन ने कहा। आप सही कह रहे हैं महाराज, मेरे कबीले के हर सदस्य को मृत्यु के बाद यहीं दफनाया जाता है, जिसमें हमारे पूर्वज भी शामिल हैं। जू फैंगफैंग ने कब्र के पत्थरों को देखते हुए कहा। डिंग, मेजबान विकल्प 1 को पूरा करता है और 300 भाग्य अंक और एक जानवर नियंत्रण अंगूठी प्राप्त करता है। जानवर नियंत्रण अंगूठी जानवरों को वश में करने वाले गुरुओं द्वारा तैयार की गई एक विशेष दिव्य कलाकृति जिसका उपयोग पौराणिक जानवरों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। पौराणिक जानवर की आत्मा की उत्पत्ति को इकट्ठा करें और उसके जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण प्राप्त करें, मालिक के प्रति उसकी पूर्ण वफादारी सुनिश्चित करें और उन्हें जानवर नियंत्रण अंगूठी के अंदर संग्रहित करें। वर्तमान जानवर नियंत्रण अंगूठी बंधी हुई है और मेजबान के समान क्षेत्र के 10 पौराणिक जानवरों और निचले क्षेत्र से 100 से अधिक जानवरों को इकट्ठा कर सकती है। नोट: पहले से एकत्र किए गए पौराणिक जानवरों की आत्मा की उत्पत्ति को मिटाया जा सकता है। इसका उपयोग पौराणिक जानवरों को इकट्ठा करने के लिए किया जा सकता है। चू युआन थोड़ा चौंक गया। भले ही वह अभी अभी भगवान की झांकी के दायरे में था, मानव सम्राट तलवार के दायरे के साथ उसका स्तर अंकित भगवान के दायरे से अलग नहीं था। वह 10 अंकित भगवान और 100 भगवान की झांकी के पौराणिक जानवरों को इकट्ठा कर सकता था। ऐसी स्थितियों का कारण शायद ये था कि उच्च स्तरीय पौराणिक जानवरों को आत्मा की उत्पत्ति द्वारा दबाए जाने की संभावना नहीं थी। एक बहुत ही व्यवहारिक दिव्य कलाकृति, चू युआन ने सिर हिलाते हुए कहा। वह मेरे वंश का पूर्वज है, जू फैंगफैंग ने आगे की ओर इशारा करते हुए कहा। यह एक बहुत बड़ा प्राचीन फीनिक्स था। भले ही यह हजारों सालों से मरा हुआ था, लेकिन इसके शरीर से अभी भी एक ज्वलंत चमक निकल रही थी जो बिल्कुल असली लग रही थी, मानो ये जंग से अछूती हो। अगर इसमें महत्वपूर्ण संकेतों की अनुपस्थिति न होती तो ये तब से अलग नहीं होती जब ये जीवित थी। क्या शक्तिशाली आभा है! ग्रेटर फ्लेम तकनीक के एक अभ्यासी के रूप में चू युआन लपटों की आभा के प्रति बेहद संवेदनशील था। उसने आश्चर्य में कहा, यह निश्चित रूप से भगवान के भंडारण स्तर पर नहीं है, ये भगवान की स्थिति के स्तर पर पहुंच गया होगा। एक भगवान की स्थिति स्तर का विशेषज्ञ निलंबित डोमेन में सबसे मजबूत अस्तित्व था, पूरे डोमेन में केवल कुछ ही थे। इन प्राणियों ने अंतरिक्ष कानूनों को छुआ था और अपने स्वयं के भगवान पदों को संघनित किया था। एक और कदम आगे और वे भगवान से संवाद करने के स्तर पर पहुंच जाएंगे, देवताओं के साथ संवाद करने की शक्ति वाले प्राणी बन जाएंगे। हमारे पूर्वज वास्तव में 10 गुना अधिक ईश्वरीय स्थिति स्तर पर थे।
दुर्भाग्य से वे अभी भी ईश्वर संचार स्तर तक पहुंचने में विफल रहे। भले ही प्राचीन फीनिक्स कबीले का जीवनकाल लंबा है, लेकिन जब तक हमारे पूर्वज ने कबीले को छोड़ा तब तक वे 10,000 साल से अधिक उम्र के हो चुके थे। उनका निधन यहीं हुआ। वास्तव में इसे विरासत भूमि की तुलना में दफन भूमि कहना अधिक सटीक है। मेरे अलावा कबीले का कोई अन्य सदस्य अपनी मृत्यु से ठीक पहले के क्षण तक यहाँ प्रवेश नहीं करता है, झू फैंगफैंग ने कहा। दूसरे शब्दों में, किसी अन्य प्राचीन फीनिक्स को विरासत नहीं मिली है, चू युआन ने कहा। हाँ, ये सही है। एक कब्र के पत्थर को देखते हुए झू फैंगफैंग ने दुखी होकर कहा, यह मेरी माँ की कब्र है। लेकिन उन्हें वास्तव में यहाँ दफनाया नहीं गया था। उन्होंने अपना अंतिम निर्वाण पूरा किया। प्राचीन फीनिक्स कबीले के लिए निर्वाण पूरा करने का मतलब था सच्ची मृत्यु, पीछे कोई अवशेष नहीं छोड़ना। विरासत को विरासत में प्राप्त करने की विधि इस अंगूठी के भीतर सील है। झू फैंगफैंग को विरासत प्राप्त करने की विशिष्ट विधि के बारे में भी स्पष्ट जानकारी नहीं थी। उसने चुपचाप प्राचीन फीनिक्स कबीले का मंत्र पढ़ा और उसमें अपना सार रख डाला। अचानक एक रक्त लाल विचित्र प्रकाश प्रकट हुआ। अंगूठी से एक चमक निकली और एक जोरदार स्पष्ट फीनिक्स रोना गूंज उठा। अंगूठी के भीतर से एक उग्र लाल प्राचीन फीनिक्स उड़ गया। ये केवल हथेली के आकार का और क्षणभंगुर था। ये पूर्वजों की दिव्य आत्मा है जो अंगूठी के भीतर बंद है। झू फैंगफैंग ने चौंक कर कहा, प्राचीन फीनिक्स विरासत। क्षणभंगुर फीनिक्स से एक ठंडी महिला आवाज निकली। इसके साथ पूरी विरासत भूमि में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुए। सभी कब्रें गुनगुनाने और कंपन करने लगीं, फिर बाद में फट गईं। सूखी धरती से लाल रक्त की धाराएं पूर्वजों की फीनिक्स की ओर अंतहीन रूप से बहने लगीं। पूर्वज विघटित हो रहे हैं। उनकी आंखों के सामने विशाल देव स्थिति प्राचीन फीनिक्स अचानक एक विशाल ज्वाला में प्रज्वलित हो गया, अंतिम निर्वाण से गुजर रहा था। जैसे ही फीनिक्स ने निर्वाण का अनुभव किया, जमीन पर लाल रक्त का एक कुंड दिखाई दिया। फीनिक्स रक्त कुंड, क्या एक चरम प्राचीन फीनिक्स विरासत। आश्चर्यजनक रूप से ये तथाकथित विरासत कई प्राचीन फीनिक्स जनजातियों के सार रक्त से बनी है। पैट्रिक फीनिक्स ने भी फीनिक्स रक्त कुंड का निर्माण करते हुए कुंड में खुद को बलिदान कर दिया। इस तरह की विरासत में खुद का बलिदान करना शामिल है, चू युआन ने सदमे में कहा। उन्होंने शुरू में सोचा था कि इस तथाकथित विरासत में किसी प्रकार की खेती तकनीक या पौराणिक खजाने को शामिल किया गया है जो प्राचीन फीनिक्स कबीले ने अपने पैतृक भूमि में छोड़ दिया है। वह बलिदान और समर्पण के स्तर से हैरान था। फीनिक्स कबीले ने अपने सभी सदस्यों का बलिदान कर दिया था। इसके अलावा एक बार जब यह विरासत पारित हो गई तो विरासत भूमि का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। प्राचीन फीनिक्स रिंग के धारक के रूप में मैं अपने वंश का कबीले का नेता हूँ। कबीले के सदस्यों के खून से हम एक बार फिर निर्वाण का अनुभव करेंगे। प्राचीन फीनिक्स की आवाज फिर से गूंज उठी। विशाल प्राचीन फीनिक्स कंकाल अधिक से अधिक अलौकिक होता जा रहा था। रक्तकुंड में सार रक्त एक धधकती आग के साथ जल रहा था, मानो झू फैंगफैंग को बुला रहा हो। चलो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, चू युआन ने कहा। ठीक है, झू फैंगफैंग ने सिर हिलाया। प्राचीन फीनिक्स कबीले की विरासत स्थल जीवंत हो गई है। लेकिन तभी एक आवाज पूरे प्राचीन फीनिक्स पर्वत श्रृंखला में गूंज उठी। यह आवाज सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार गूंजी, मानो जानबूझकर फैल रही हो। सियार, ये सियार राक्षस है। ये फिर से वही है। धमाका। झू फैंगफैंग के काले बाल बेतहाशा नाचने लगे। उसके हमेशा शांत रहने वाले व्यवहार की जगह शुद्ध घृणा और क्रोध की अभिव्यक्ति ने ले ली। हालांकि उसकी मां का दिव्य पद तक पहुंचने का प्रयास विफल हो गया था, लेकिन वह प्राचीन फीनिक्स कबीले की विरासत में मिली दिव्य क्षमताओं का उपयोग करके मुश्किल से बच पाई थी। अगर सियार राक्षस ने अन्य जानवरों की मदद से घात लगाकर हमला न किया होता तो उसके बचने का एक मौका हो सकता था। अन्यथा उसकी मां नहीं मरती और वह अकेली नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी नफरत सियार राक्षस से थी। उसे धूल में मिला देने से भी उसके दिल में मौजूद नफरत का 1% भी कम नहीं होता। सियार राक्षस आ रहा है, चू युआन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। महाराज, ये सियार राक्षस धूर्त और मतलबी है, कुटिल और बेशर्म है और इसे छल कपट करने की आदत है। इसकी दहाड़ने की आवाज़ें स्पष्ट रूप से अन्य बड़े राक्षसों को आकर्षित करने के लिए होती हैं, जिससे वे इसके लिए आगे की ओर देखते हैं। ये हमेशा ऐसा करता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतने दशकों से फीनिक्स पर्वतों में मेरा इंतजार कर रहा है। झू फैंगफैंग ने अपने दांत पीस लिए। सियार राक्षस को चीरने के लिए बेचैन हो रही थी। फीनिक्स कमांडर, मैं आपकी रक्षा करूंगी, चू युआन ने कहा। जाओ, अपनी विरासत प्राप्त करो। मुझे आप पर भरोसा है, महामहिम। झू फैंगफैंग के दिल में चू युआन अपनी महिमा में बेजोड़ था। बिना किसी संदेह के वह मुड़ी और खुद को रक्त के कुंड में डुबो दिया। तुरंत गाढ़ा सार रक्त उसके चारों ओर जम गया। उसे एक कोकून की तरह रक्त के रंग के प्राचीन फीनिक्स अंडे की तरह ढंक दिया। प्राचीन फीनिक्स विरासत आखिरकार सामने आ गई है। हाँ, फीनिक्स पर्वतों के शासक के बारे में अफवाह थी कि वे ज्ञानोदय के शिखर पर एक दिव्य इकाई थे।
फीनिक्स कबीले को 20 साल पहले खत्म कर दिया गया था, फिर भी अप्रत्याशित रूप से कोई बच गया और विरासत को अनलॉक कर दिया। जैसे ही फीनिक्स की विरासत खुली, दिव्य फीनिक्स राख से पुनर्जन्म हुआ, जिससे सीलबंद जगह में एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। एक बैंगनी लोमड़ी की छाया दिखाई दी। एक रहस्यमय लोमड़ी बैंगनी लपटों से जल रही थी। हे वायलेट फ्लेम मिस्टिक फॉक्स। हर अवसर उन लोगों के पास जाता है जो इसे जब्त करते हैं। आज मैं भी उत्साह देखने के लिए यहाँ हूँ, लोमड़ी की उपस्थिति के बाद उभरे एक लंबे राक्षस बंदर ने कहा। वायलेट फ्लेम मिस्टिक फॉक्स और मॉन्स्टर ऐप के अलावा 3 दिव्य डायमंड स्तर के राक्षस भी आक्रमण कर गए। स्वर्ग विक्षिप्त बाज, छाया शैतान सर्प, जुड़वां पंखों वाला भयंकर बाघ। एक बार जब जानवर ज्ञान के शिखर पर पहुंच जाते हैं तो वे धीरे धीरे दिव्य शक्ति का उपयोग करके मानव रूप में बदल जाते हैं। हालांकि उनके मूल पशु रूप सबसे शक्तिशाली हैं, इसलिए ज्यादातर मामलों में वे अपने मूल रूप में ही रहना पसंद करते हैं। और यहाँ एक इंसान है, वह उस भूमि में प्रकट होता है जहाँ प्राचीन फीनिक्स की विरासत है। 5 दिव्य दानव कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे जब उन्होंने चू युआन को देखा। खून के तालाब में बड़े कोकून को देखकर राक्षस बंदर ने गुर्राते हुए कहा, यह इंसान कहाँ से आया है? इस राजा के लिए एक तरफ हट जाओ या मेरी हथेली के नीचे कुचले जाओ। भाग जाओ, चू युआन ने एक शब्द बोला जो एक तूफान में बदल गया। शाही आचरण, वह एक राष्ट्र का नेता है। चू युआन के व्यवहार से 5 दिव्य डायमंड राक्षस क्षण भर के लिए चौंक गए और फिर व्यंग्य करते हुए बोले, मानव, प्राचीन फीनिक्स विरासत हमारे राक्षस जनजाति के लिए एक अवसर है, तुम्हारे लिए नहीं। हम जानते हैं कि तुम शक्तिशाली हो, लेकिन तुम अकेले अपनी ताकत से इस स्थान पर एकाधिकार नहीं कर सकते। ये स्थान मेरी निषिद्ध सेना के फीनिक्स कमांडर द्वारा छोड़ा गया है। क्या तुम इसे पाने की हिम्मत करोगे? चू युआन ने कहा। अफवाहों के अनुसार फीनिक्स कबीले से केवल एक ही बच गया है। ऐसा लगता है कि यह वही है और वह मानव साम्राज्य में शामिल हो गई है। कोई आश्चर्य नहीं कि हम उसे नहीं ढूंढ पाए। जब वायलेट फ्लेम मिस्टिक फॉक्स बोल रही थी तो उसका शरीर डगमगाया और उसके चारों ओर एक बैंगनी आभा फैल गई, जिसने उसे बैंगनी कपड़े पहने महिला में बदल दिया। चाहे यह मानव कोई भी हो, प्राचीन फीनिक्स का पूर्वज एक दिव्य इकाई था। इसका शुद्ध रक्त बहुत मूल्यवान है। अगर हम इसे प्राप्त कर लेते हैं तो देवता तक पहुंचना आसान हो जाएगा, शायद दिव्य पद भी। छाया शैतान जियाओ ने कहा। भेड़िया दानव नहीं दिखा। जैसा कि कमांडर फैंग ने उल्लेख किया है, ये वास्तव में चालाक और विश्वासघाती है, कभी भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालता। चू युआन ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन क्या इससे मदद मिलेगी? विकल्प 1, बीस्ट कंट्रोल रिंग के साथ 10 देवत्व श्रेणी के महान राक्षसों और 100 दिव्य जासूसी महान राक्षसों को इकट्ठा करें और 300 डेस्टिनी पॉइंट प्राप्त करें। विकल्प 2, आक्रमणकारी जानवरों को मारें, 300 डेस्टिनी पॉइंट प्राप्त करें और दानव राजा की कठपुतली X1 प्राप्त करें। इस मानव को मार डालो, प्राचीन फीनिक्स ब्लड के लिए। चलो अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं के आधार पर इससे लड़ते हैं। स्लिट स्काई मैडहॉक की आवाज चुभ रही थी। क्या आप मुझे दिए गए अवसर से ईर्ष्या करते हैं, इंपीरियल गार्ड्स के प्रमुख? बूम, चू युआन टेलीपोर्ट हो गया, स्काई स्प्लिटिंग मैडहॉक के सामने कदम रखा। अपने हाथ की एक झटके से एक सुनहरा तूफान उसकी ओर बढ़ गया। कैसे हिम्मत हुई तुम? आसमान चीरने वाला पागलखोर गुस्से से चिल्लाया। इसकी साधना भी दिव्य दृष्टि के 3 चरणों में थी, जो इस क्षेत्र में सबसे मजबूत थी। तुरंत इसने अपने विशाल पंख फड़फड़ाए, प्रत्येक पंख बढ़िया तीर में बदल गया, चू युआन की ओर वार किया। हालांकि चू युआन की इस हथेली में अतुलनीय शक्ति थी, जिसने स्लिट स्काई मैडहॉक के शरीर पर जोरदार प्रहार किया। आसमान चीरने वाले पागलखोर के पंख स्टील से भी ज्यादा सख्त थे, लेकिन इस समय चू युआन के जोरदार प्रहार से उसे तीव्र, दिल दहला देने वाला दर्द महसूस हुआ। यह इंसान बहुत ही भयानक है, चलो इसे एक साथ संभालते हैं। चू युआन को एक पल में आकाश चीरने वाले पागलखोर पर भारी प्रहार करते देख अन्य 4 महान राक्षस उसे घेरने के लिए आगे बढ़े। सबसे उच्च साधना वाला राक्षस बंदर दिव्य दृष्टि के चौथे चरण में पहुंच गया। उसने एक भयंकर दहाड़ लगाई। इसकी भुजाएं बड़े हथौड़ों की तरह थीं, जो एक पल में अनगिनत बार प्रहार कर रही थीं, जिससे छोटी, पहले से ही अस्थिर जगह हर जगह दरारों में बदल गई। बैंगनी लौ दानव लोमड़ी प्रभावशाली ढंग से तेजी से आगे बढ़ी। उसका शरीर एक प्रेत की तरह घूम रहा था और उसके पीछे बैंगनी रंग के निशान छोड़ रहा था। 2 पंखों वाला भयंकर बाघ अपने विशाल पंजे को घुमा रहा था। छाया शैतान जियाओ के मुंह से काली रोशनी का एक सिलेंडर निकला जो एक लुढ़कते हुए तूफान जैसा था। तुम में से कोई भी आज बच नहीं पाएगा। 5 महान राक्षसों के हमला करने पर चू युआन ने ठंडी हंसी हंसी। उसने अपना हाथ हिलाया और फेंतियान बैनर अचानक विरासत के मैदान के प्रवेश द्वार पर गिर गया। लपटों की एक लहर उठी, जिसने तुरंत जगह को आग के समुद्र में बदल दिया। यह एक सर्वोच्च दिव्य कलाकृति है। लानत है, उसके पास सर्वोच्च दिव्य कलाकृति कैसे है? ऐसी कलाकृतियां केवल मनुष्यों के बीच शक्तिशाली साम्राज्यों में ही मौजूद हैं।
5 महान राक्षसों ने सर्वोच्च दिव्य कलाकृति की शक्ति को महसूस किया, उनके चेहरों पर भय दिखाई दिया। वे मुक्का मारने से जानते थे कि चू युआन शक्तिशाली था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उसके पास सर्वोच्च दिव्य कलाकृति होगी। केवल ईश्वरीय स्थिति के स्तर पर एक शक्तिशाली प्राणी ही कानूनों को लागू कर सकता है और सर्वोच्च दिव्य कलाकृति बना सकता है, और इसके अलावा ये पूरे साम्राज्य की शक्ति को खत्म कर देगा। इन 5 महान राक्षसों को मारना एक बड़ी जीत होगी। उन्हें बीस्ट कंट्रोल रिंग के अंदर रखना बेहतर होगा, जिससे वे दावू के राष्ट्रीय दिव्य जानवर बन जाएं। चूंकि उनके पीछे कबीले हैं, इसलिए हम उन सभी को इकट्ठा कर सकते हैं। पकड़े जाने पर उनका मूल्य मारे जाने से ज्यादा होता है। चू युआन ने 5 महान राक्षसों को फंसाने के इरादे से फेन तियान बैनर को सक्रिय किया। बीस्ट कंट्रोल रिंग 10 दिव्य दृष्टि श्रेणी के महान राक्षसों को बांध सकती है। स्वाभाविक रूप से चू युआन अपने साम्राज्य की शक्ति को मजबूत करने के लिए अपनी सीमा तक पहुंचना चाहता था। मुझे अपनी आत्मा की उत्पत्ति दे दो, मेरे अधीन हो जाओ और मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। चू युआन ने अपनी भयानक शाही शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे बहुत दबाव पैदा हुआ। वह आगे बढ़ा, उसकी नज़र 5 राक्षसों पर टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसके शिकार हों। महान राक्षस भय से अभिभूत थे। शानदार युद्ध तकनीक, उन्माद में घुसना। इन 5 महान राक्षसों को स्वेच्छा से अपनी आत्मा की उत्पत्ति सौंपने के लिए उसे उनके भीतर इतना गहरा भय पैदा करना होगा कि वे पूरी तरह से उसके सामने झुक जाएं। ये सोचना कि हम आत्मा की उत्पत्ति को सौंप देंगे और स्वेच्छा से समर्पण कर देंगे, ये सोचना एक इच्छाधारी सोच है। आप भ्रमित हैं। आकाश विभाजक बाज की धारदार आवाज गूंज उठी, उसकी निगाहें तुलना से परे भयंकर थीं। यह आकाश में मंडराता रहा, हिंसक रूप से घूमता रहा और एक शक्तिशाली तूफान को छोड़ दिया। तूफान तकनीक। आकाश विभाजक बाज ने तूफान तकनीक का आह्वान किया। लगभग पूरी विरासत भूमि जलमग्न हो गई थी, पहले से ही अस्थिर। इस तूफान से और भी बदतर, ये किसी भी क्षण पूरी तरह से ढहने के कगार पर लग रहा था। अच्छा, आकाश विभाजक बाज ने तूफान तकनीक को छोड़ दिया है। हमें इस अवसर का लाभ उठाकर इस अहंकारी मनुष्य को सबक सिखाना चाहिए। अन्य 4 जानवरों के विचार तेजी से संप्रेषित हुए। युद्ध देवता का हाथ। लेकिन जैसे ही ये तूफान आया, चू युआन ने युद्ध देवता के हाथ को सक्रिय कर दिया, जो महान भक्षण तकनीक की शक्ति से भरा हुआ था। एक सुनहरा हाथ आकाश से उतरता हुआ आकाश विभाजक बाज की ओर तेजी से प्रहार करता हुआ दिखाई दिया। आकाश विभाजक बाज कुछ हद तक खारिज करने वाला था। हालांकि जब युद्ध देवता का हाथ नीचे उतरा तो उस भयानक शक्ति ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। उसने डर से चीख मारी, बचने के लिए अपने पंख फड़फड़ाए, लेकिन खुद को इस शक्ति की सीमा से बाहर निकलने में असमर्थ पाया। जब हाथ ने प्रहार किया तो उसने आकाश विभाजक बाज को आकाश से नीचे पटक दिया। उसके पूरे शरीर पर पंख फट गए, कच्चे मांस के धब्बे दिखाई देने लगे, जो गंजे धब्बों से भरे हुए थे। अन्य 4 जानवर मारे गए चू युआन के हाथ में सुनहरी रोशनी को देखते हुए वे डरे हुए हकलाते हुए बोले, अद्भुत, शानदार, यह एक और शानदार दिव्य कलाकृति है। उस समय आकाश विभाजक बाज ने उड़ने के लिए संघर्ष किया, लेकिन चू युआन ने बेरहमी से उसकी गर्दन पर पैर रखा, जिससे उसे बड़ी मात्रा में खून की खांसी हुई। फिर युद्ध देवता का हाथ फिर से तैनात किया गया, उसकी गर्दन को पकड़ लिया और आकाश विभाजक बाज को हवा में उठा लिया। क्या आकाश विभाजक बाज बस कुछ ही चालों में पराजित हो गया? आखिर क्या हुआ? वह कितना शक्तिशाली है, धिक्कार है, वह कहाँ से आया है? यह इतना आसान नहीं है। आकाश विभाजक बाज के पास अभी भी कुछ न कुछ तो होगा ही, क्योंकि पुराने दुश्मन होने के कारण उसे इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता। चारों देव जानवर आकाश विभाजक बाज की हार देखकर अविश्वास में थे। उनमें से प्रत्येक पूरी तरह से हैरान और अवाक था। आज्ञा का पालन करें, आज्ञा का पालन करें, मैं आज्ञा का पालन करता हूँ। आकाश विभाजक बाज को लगा कि वह चू युआन की दमनकारी शक्ति के नीचे मरने वाला है। डर के मारे उसने कहा, मैं आज्ञा का पालन करता हूँ, मैं आज्ञा का पालन करने को तैयार हूँ। अपनी जबरदस्त शक्ति के साथ आकाश विभाजक बाज को युद्ध जारी रखने में असमर्थ बना दिया। खास तौर पर चू युआन का व्यवहार, जो उसकी आत्मा में पहाड़ी जैसा था, उसे ऐसा महसूस करा रहा था कि वह केवल आज्ञा का पालन कर सकता है, प्रतिरोध करने में असमर्थ है। सभी प्रतिरोध छोड़ दो। चू युआन के बोलते ही जानवर नियंत्रण रिंग फैल गई और आकाश विभाजक बाज के सिर पर आ गिरी। तुरंत प्रकाश की एक धारा उसमें उड़ गई। यह आत्मा थी मूल, जिसे कैप्चर किया जा रहा था। क्या आकाश को चीरने वाले बाज को वास्तव में उस मानव ने वश में कर लिया है? 4 देव जानवर लगभग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अचानक बैंगनी लोमड़ी बैंगनी प्रकाश की किरण में बदल गई और पहले भागने का प्रयास किया। और तुम्हें लगता है कि तुम बच सकते हो? हालांकि बैंगनी लोमड़ी तेज थी, चू युआन के पास रहस्यमय आत्मा के पंख थे। एक झटके में वह उसके सामने प्रकट हुआ और बैंगनी लोमड़ी की गर्दन को दबाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तुम्हारे बारे में क्या? मृत्यु देवता बैंगनी लोमड़ी की आत्मा में नर्क की तरह मडरा रहा था। नहीं,
मत करो। बैंगनी लोमड़ी दर्द से कराह उठी, अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई, मैं हार मानती हूँ, मुझे मत मारो। मेरे लिए एक छोटी लोमड़ी की आत्मा से अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुँचना आसान नहीं था। मैं मरना नहीं चाहती, मैं हार मानती हूँ, मैं हार मानती हूँ। अंत में उसने भी हार मान ली। एक अधिक शक्तिशाली प्राणी के सामने वह केवल हार मान सकती थी। तुरंत ही उसकी आत्मा की उत्पत्ति का एक धागा जानवर नियंत्रण अंगूठी द्वारा अवशोषित कर लिया गया। अच्छा नहीं, जल्दी से विरासत की भूमि से पीछे हट जाओ, यह आदमी बहुत भयानक है। दानव, वानर, छाया ड्रैगन और दोहरे पंख वाले बाघ इतने भयभीत हो गए कि वे लगभग अपना साहस खो बैठे। वे पागलों की तरह विरासत की भूमि के किनारे की ओर भागे। तुम में से कोई भी बच नहीं पाएगा, चू युआन ने दहाड़ लगाए। अपनी उंगलियों को अचानक जकड़कर उसने छाया दानव सर्प पर मेजकर तकनीक लागू की। संपर्क में आने पर इसके कठोर तराजू तुरंत टूट गए, जिससे सर्प का शरीर लगभग आधा कट गया। अंतहीन उत्पत्ति। अंतहीन उत्पत्ति। चू युआन के मुक्का से सभी प्रकार की चीजें निकलीं जो छाया दानव सर्प पर जोरदार प्रहार कर रही थीं। वह भयानक बल नर्क के देवता नरक की नकली उत्पत्ति की तरह लग रहा था। इस डर के कारण छाया दानव सर्प ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। पंख वाले भयंकर बाघ को भी मूल देवता मूर्ति की बमबारी का सामना करना पड़ा और उसने भी आत्मसमर्पण कर दिया। राक्षसों के बीच जंगल का कानून वास्तव में क्रूर है। मजबूत कबीले कमजोरों को खा जाते हैं और मजबूत के लिए केवल समर्पण ही होता है। राक्षस बंदर, एक कदम और आगे बढ़ो और मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा, चू युआन ने राक्षस बंदर को देखते हुए कहा। उसके हाथों में अनंत विनाशकारी शक्ति थी और भले ही उसने कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन तीव्र आभा ने पहले ही बंदर को दबा दिया था। मैं समर्पण करता हूँ। राक्षस बंदर दहाड़ता हुआ बाहर निकला, लगभग चीखता हुआ। 4 राक्षस देवताओं ने आत्मसमर्पण कर दिया था और उसमें लड़ने की हिम्मत नहीं थी। मृत्यु और अस्तित्व का सामना करते हुए उसने जीना चुना। सभी 5 राक्षस देवताओं ने आत्मसमर्पण कर दिया था। एक एक करके वे आज्ञाकारी रूप से चू युआन के पास इकट्ठे हुए। सियार राक्षस भाग गया है। चू युआन ने पैतृक भूमि के बाहर देखा। एक राक्षस जो कुछ हद तक कुत्ते जैसा दिख रहा था, घबराहट में भाग गया था। फिर वह जू फैंग की ओर मुड़ा और मुस्कुराया, विरासत खत्म होने वाली है। खून के तालाब के भीतर रक्त की मात्रा कम होती जा रही थी और यह धीरे धीरे सूख रहा था। चू युआन ने आधे घंटे तक और इंतजार किया। जू फैंग को घेरे हुए बड़े कोकून में अंडे की तरह कई दरारें पड़ने लगीं। एक जोरदार स्पष्ट फीनिक्स की चीख सुनाई दी। जू फैंग के पीछे एक दिव्य प्राचीन फीनिक्स का एक बड़ा प्रेत दिखाई दिया। उसकी आत्मा की शक्ति उत्तेजित हो गई थी। वंश के पतन के बाद पैतृक विरासत में दफन सभी प्राचीन फीनिक्स शक्तियां जू फैंग पर एकत्रित हो गई थीं। विरासत के भीतर की शक्ति ने जू फैंग को तुरंत दिव्यता के दायरे में पहुंचा दिया। दिव्यता का पहला चरण और केवल दिव्यता के 5वें चरण पर रुक गया। यह आश्चर्यजनक नहीं था। याद रखें, मृत्यु के बाद शक्तिशाली राक्षसों द्वारा छोड़ा गया सारपूल में भयानक था। मज्जा को साफ करना और हड्डी को काटना, रक्तरेखा को परिष्कृत करना और दिव्यता के दायरे में प्रवेश करना केवल एक छोटी सी बात थी। इसके अलावा ये शक्ति पूरी तरह से परिष्कृत नहीं थी। विशाल बहुमत अभी भी जू फैंग के मांस और रक्त में रखा गया था। जब तक वह धीरे धीरे अपने शरीर के भीतर की सारी शक्ति को परिष्कृत करती है, तब तक ईश्वर एकांत क्षेत्र में प्रवेश करना केवल समय की बात थी। जू फैंग के लिए उसने अपने पूर्वजों और कई कुलों से सभी फीनिक्स रक्त प्राप्त किया। ईश्वर एकांत के 10वें स्तर तक कोई अड़चन नहीं थी। उसे केवल अपने शरीर में शेष ऊर्जा को चरण दर चरण परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। एकमात्र परेशानी ईश्वर स्थिति क्षेत्र थी। इस समय जू फैंग एक प्राचीन फीनिक्स महिला की तरह लग रही थी, कुलीन और गर्वित, पवित्र और अपरिवर्तनीय। चू युआन के सामने खड़ी होकर वह वास्तव में एक घुटने पर झुक गई। मैं आपकी सुरक्षा के लिए महाराज का धन्यवाद करती हूँ। महाराज की सुरक्षा के बिना मुझे कभी भी प्राचीन फीनिक्स की विरासत नहीं मिल पाती। इस बार मुझे अपने कबीले के सभी खजाने भी मिले। उसके हाथ में पहनी हुई प्राचीन फीनिक्स की अंगूठी अब एक शानदार चमक बिखेर रही थी। जू फैंग के सारी विरासत हासिल करने के साथ ही अंदर की सील भी टूट गई थी। आपकी रक्षा करना दावों के भगवान के रूप में मेरा कर्तव्य है। चू युआन मुस्कुराया। कमांडर फैंग, सियार राक्षस भाग गया है, क्या आप बदला लेना चाहते हैं? जू फैंग हिंसक रूप से कांप उठी, अपने दांत पीसते हुए। हाँ, मैं हर समय बदला लेने के बारे में सोचती हूँ। मैं अपने हाथों से उस सियार राक्षस का वध करना चाहती हूँ। सूखे हुए फीनिक्स के खून के कुंड में एक तेज आवाज के साथ एक लाल लंबी तलवार दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राचीन फीनिक्स आध्यात्मिकता से भरा हुआ चिल्ला रहा हो। यह एक आध्यात्मिक ईश्वर उपकरण था जो शीर्ष ईश्वर कलाकृतियों से भी बढ़कर था। प्राचीन फीनिक्स कबीले की फीनिक्स रक्त तलवार। इस आध्यात्मिक ईश्वर उपकरण के अंदर प्राचीन फीनिक्स कबीले के कई सदस्यों की आध्यात्मिकता का संगम था, जो इसे एक शक्तिशाली ईश्वर कलाकृति बनाता है।
प्राइम गॉड आर्टिफैक्ट के ऊपर आध्यात्मिक ईश्वर उपकरण था, फिर राजा, सम्राट और अंत में पवित्र ईश्वर उपकरण। ग्रेड में प्रत्येक अपग्रेड अविश्वसनीय क्षमताएं लाता है। मैं तुमसे बदला लूंगा। चू युआन ने झू फैंगफैंग को खड़ा किया। महामहिम, अतीत में लकड़बग्घे, रक्तदानव भेड़िए और रक्त प्यासे तेंदुए जनजातियों ने मेरी मां के खिलाफ सेना में शामिल हो गए थे, झू फैंगफैंग ने कहा। जब भी वह उन पिछली घटनाओं के बारे में सोचती तो वह उन्हें अपनी आत्मा में गहराई से उकेरती हुई महसूस कर सकती थी। वह तब बहुत शक्तिहीन थी, अपने दिल की गहराई में अपनी नफरत को छुपाने के लिए मजबूर थी और अपने दुख को छिपाने के लिए अलगाव का लबादा ओढ़े हुए थी। लेकिन अब उसके पास अपना बदला लेने की ताकत थी। फिर हम उन सभी का सफाया कर देंगे, चू युआन ने उदासीनता से कहा। लेकिन उससे पहले मैं पहले 5 महान दानव जानवरों को वश में करूंगा। मुझे आसपास के क्षेत्र में दानव जनजातियों के वितरण के बारे में बताएं। मैं जानवरों की एक सेना को हराने का एक भव्य तमाशा करने वाला हूं। जानवर नियंत्रण रिंग 10 भव्य दानव जानवरों को बांध सकती थी। 5 जनजातियों में स्पष्ट रूप से उसी क्षमता के दानव जानवर थे जिन्हें उसने वश में किया था, लेकिन चू युआन का उन्हें बांधने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने 5 और जानवर जनजातियों को वश में करने और उनकी जनजातियों को पूरी तरह से अपने अधीन करने की योजना बनाई। केवल इस तरह से वह लाभ को अधिकतम कर सकता था। महाराज, मुझे पता है कि वे जनजातियां कहाँ हैं। सबसे पहले बोलने वाला बैंगनी लौ दानव लोमड़ी था, जिसने जल्दबाजी में अन्य महान जानवरों से पहले चू युआन को सूचित किया। लानत है, यह शापित लोमड़ी। अन्य महान जानवर स्वाभाविक रूप से जानते थे कि बैंगनी लौ लोमड़ी श्रेय लेने की कोशिश कर रही थी। हाउलिंग विंड वुल्फ कबीला, महान शक्ति दानव बैल कबीला, ग्राउंड ट्रैम्पलिंग एलिफेंट कबीला, शेर ग्रिफिन कबीला और एक सींग वाला उड़ने वाला घोड़ा कबीला। चू युआन ने पर्पल फ्लेम फॉक्स द्वारा दी गई जानकारी से इन 5 कुलों का चयन किया। अपने अपने कुलों के कुलीनों को मेरे साथ इन 5 कुलों में ले चलो, चू युआन ने आदेश दिया। हाँ महाराज। स्टार मून फॉरेस्ट। इस जंगल में एक सींग वाले घोड़े का कबीला रहता था। पहाड़ों और नदियों के साथ, विशेष रूप से स्टार मून झील नामक एक झील, हरे रंग की छतरी के माध्यम से प्रकाश छनकर चमकते सितारों की तरह नीचे की ओर छिड़कता था, जो प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता था। जंगल में राजसी एक सींग वाले घोड़ों का एक समूह रहता था। उनमें से हर एक के सिर पर एक नुकीला, सर्पिल आकार का सींग था। विशेष रूप से उनके कबीले के नेता, उनकी साधना का स्तर प्रबुद्ध देवता क्षेत्र के 4थे चरण तक पहुंच गया था। धमाका। दूर से चू युआन 5 कुलों के कुलीन सेनानियों के साथ स्टार मून फॉरेस्ट में पहुंच गया। मेरे सामने समर्पण करो। चू युआन अपने प्राचीन सम्राट युद्ध रथ पर खड़ा था। प्राचीन सम्राट के आकाश निरीक्षण कौशल की शुरुआत की। उसकी दबंग आभा ने पूरे स्टार मून वन को लहर दर लहर अभिभूत कर दिया। उसके बगल में 5 महान कुलों के कुलीन लोग थे। दानव बंदर कबीला, बैंगनी लौ लोमड़ी कबीला, आकाश फाड़ने वाला ईगल कबीला, दोहरे पंखों वाला भयंकर बाघ कबीला और छाया दानव जियाओ कबीला। एक सींग वाला घोड़ा कबीला हैरान था। उनके नेता ने अपने स्टार मून वन में इकट्ठे हुए कई कुलीन योद्धाओं को देखा, विशेष रूप से प्राचीन सम्राट के युद्ध रथ के ऊपर खड़े मानव बलवान को। उसने चिल्लाकर कहा, तुम सब मेरे एक सींग वाले घोड़े कबीले से क्या चाहते हो? एक सींग वाला घोड़ा कबीला महामहिम, दाव के संप्रभु के सामने समर्पण करेगा। छाया दानव जियाओ ने कहा, क्या तुम सब पहले से ही इस आदमी के सामने समर्पण कर चुके हो? एक सींग वाले घोड़े कबीले के सरदार को इस पर यकीन ही नहीं हुआ। दावू के राजा, महामहिम मार्शल सम्राट के सामने समर्पण करो। झू फैंगफैंग जानवरों की भीड़ के सामने चली गई। जैसे ही उसने बात की, उसके चारों ओर प्राचीन फीनिक्स की आग भड़क उठी, जिससे फीनिक्स की एक स्पष्ट, सुंदर चीख निकली, जो प्राचीन फीनिक्स जनजाति से संबंधित सर्वोच्च अधिकार को प्रकट कर रही थी। फीनिक्स से उत्पन्न प्राचीन फीनिक्स जनजाति, ड्रैगन कबीले के बराबर एक महान जाति है। प्राचीन फीनिक्स जनजाति वापस आ गई है और इस दावू के सामने समर्पण कर दिया है। झू फैंगफैंग से निकलने वाली प्राचीन फीनिक्स आभा को महसूस करते हुए घोड़ा कबीले के नेता को भय की भावना महसूस हुई। यह एक श्रेष्ठ व्यक्ति का भय था और प्राचीन फीनिक्स पर्वतों के पुराने शासक की मान्यता भी थी, जिसके कारण वह अचानक चारों पैरों पर घुटने टेकने लगा। मेरा एक सींग वाला घोड़ा कबीला दाव के सामने समर्पण करने को तैयार है। आत्मसमर्पण करने के लिए बहुत जल्दी। चू युआन निश्चित रूप से जानता था कि एक सींग वाले घोड़े जनजाति की त्वरित अधीनता न केवल उसके साथ लाए गए 5 कबीले के कुलीनों और उसके पास मौजूद शाही आभा के कारण थी, बल्कि झू फैंगफैंग से निकलने वाली प्राचीन फीनिक्स आभा के कारण भी थी। प्राचीन फीनिक्स जनजाति कभी इस क्षेत्र की शासक थी और अन्य सभी जानवर जनजातियां इसके अधीन थीं। लेकिन पैतृक फीनिक्स के खत्म होने और जनजाति की संख्या कम होने के साथ वे धीरे धीरे मुरझा गए। अब जबकि प्राचीन फीनिक्स जनजाति वापस आ गई है, वे एक बार फिर प्रमुख जनजाति बनने के लिए तैयार हैं। दहाड़ता हुआ पवन भेड़िया कबीला, शक्तिशाली दानव बैल कबीला, पृथ्वी को रौंदने वाला हाथी कबीला, शेर ग्रिफॉन कबीला,
भगवान स्तर के प्रमुखों के नेतृत्व में 5 प्रमुख कुलों ने सभी ने चू युआन के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की। चू युआन थोड़ा हैरान था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि झू फैंगफैंग पर प्राचीन फीनिक्स का दबाव दानव कुलों के लिए इतना उपयोगी हो सकता है। जानवरों की भीड़ को आते हुए और प्राचीन फीनिक्स के सर्वोच्च दबाव को देखकर उसने इन 5 प्रमुख कुलों को वश में करने में मुश्किल से ही प्रयास किया। दानव कुलों के दबाव का मनुष्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन राक्षसों के लिए श्रेष्ठ प्राणी की रक्तरेखा सबसे शक्तिशाली दमन के रूप में कार्य करती है। ऐसा ही होता है कि दावू जानवरों की पर्वत श्रृंखला के निकट है। भविष्य में जब दावू अपनी ताकत हासिल कर लेगा तो ये झू फैंगफैंग को नए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के लिए सैनिकों का नेतृत्व करने की अनुमति देगा। डिंग, मेजबान ने पहला विकल्प पूरा किया और 300 भाग्य अंक प्राप्त किए। अब 10 कबीले प्रमुख जानवर नियंत्रण रिंग के भीतर बंधे हैं और प्रत्येक कबीले ने भगवान के क्षेत्र का पालन करने वाले 10 प्रमुख राक्षसों को बांध दिया है। वे दृढ़ता से नियंत्रित हैं। इसके अलावा ये 10 कबीले न केवल अपने स्वयं के कुलों को नियंत्रित करते हैं, बल्कि उनके साथ बड़ी संख्या में छोटे कबीले भी जुड़े हुए हैं। जानवरों के कुलों की दुनिया में ताकत ही सही होती है और मजबूत संस्थाओं के साथ गठबंधन करने की प्रवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। इस बार चू युआन ने एक बड़ा लाभ कमाया। झू फैंगफैंग को प्राचीन फीनिक्स की विरासत प्राप्त करने में मदद करके उसने अनिवार्य रूप से राक्षस जनजातियों को वश में करने के लिए एक उपकरण प्राप्त किया। उसका एक मुख्य कार्य जानवरों की पर्वत श्रृंखला में विस्तार करना है। झू फैंगफैंग के साथ वह जानवरों की पर्वत श्रृंखला के भीतर सक्रिय रूप से विकसित हो सकता है। लीडर फैंग को बदला लेने में मदद करने के बाद हम इस क्षेत्र को साफ कर सकते हैं और एक विशाल राक्षस बना सकते हैं। ऐसा लगता है कि चू युआन ने इस बार केवल 10 प्रमुख देव स्तर के राक्षसों को वश में किया, लेकिन साथ में ये प्रमुख राक्षस 30 से अधिक हो जाते हैं और सैकड़ों अन्य देवत्व के क्षेत्र का निरीक्षण करते हैं। संभवतः शाही राजवंश भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लीडर फैंग, मैं आपको कुलों का सफाया करने के लिए ले जाऊंगा। आप पहले किसका उन्मूलन करना चाहते हैं? चू युआन ने झू फैंगफैंग से पूछा। पहले रक्त दानव भेड़िया कबीले का सफाया करो, फिर रक्तपिपासु तेंदुआ कबीले का और अंत में सियार दानव का। मैं चाहता हूं कि मरने से पहले उस सियार दानव को सबसे निराशाजनक आतंक का अनुभव हो। झू फैंगफैंग हत्या के इरादे से भरी हुई थी। वह लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रही थी। 10 कुलों, मेरे साथ अपनी सेनाएं इकट्ठा करो और रक्त दानव भेड़िया कबीले को कुचल दो। चू युआन की आज्ञा सुनकर 10 जनजातियों के नेता दहाड़ने लगे। लड़ाई उनकी राक्षस जातियों का निरंतर विषय है। वे खून खराबे में आनंद लेते हैं। एक विशाल सेना इकट्ठी हुई, जंगल में हजारों जानवर दहाड़ते हुए और रक्त दानव भेड़िया कबीले की ओर बढ़े। रक्त दानव भेड़िया कबीला भी इस क्षेत्र का एक शक्तिशाली प्रमुख कबीला है, जिसमें एक कबीला प्रमुख है जो भगवान की चमक के 5वें स्तर पर पहुंच गया है। उनके पास 5 राक्षस हैं जो वास्तव में दिव्य हैं और वे रक्त राक्षसों की तरह हर जगह अन्य राक्षस कबीलों के सदस्यों का शिकार करते हैं। इससे अन्य दानव कुलों में भय व्याप्त हो गया। तुम 10 कुल मेरे रक्त दानव भेड़िया कुल में क्या कर रहे हो? क्या तुम युद्ध शुरू करने जा रहे हो? रक्त दानव भेड़िया कुल के सरदार ने 10 कुलों के शक्तिशाली लोगों के आगमन को देखा और चिल्लाया, मैं ही उन्हें लाया हूं। चू युआन ने अपने प्राचीन शाही युद्ध रथ से घोषणा की। मानव जाति के सम्राट रक्त दानव भेड़िया सरदार ने चू युआन पर अपनी नजरें टिकाईं और दहाड़ते हुए कहा, मानव सम्राट हमारे जानवर कुल के मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत करता है। तुम 10 कुलों को मेरे रक्त दानव भेड़िया कुल को निशाना बनाने के बजाय इन मनुष्यों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। क्या तुम अपना अभिमान भूल गए हो? क्षमा करें, लेकिन हम सभी ने महामहिम के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा की है। 10 जनजाति प्रमुखों ने तिरस्कार के साथ जवाब दिया। मनुष्यों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा। ब्लड डेमन वुल्फ कबीले के नेता ने अविश्वसनीय रूप से कहा, यह कैसे संभव है? ब्लड डेमन वुल्फ कबीले के मुखिया, क्या तुम्हें अब भी मेरी याद है? जानवरों की भीड़ से झू फैंगफैंग आगे बढ़ी। उसका चेहरा कठोर था। तुम हो? ब्लड डेमन वुल्फ कबीले के नेता ने झू फैंगफैंग को घूरते हुए चौंकते हुए कहा, वह छोटी लड़की प्राचीन फीनिक्स कबीले की एकमात्र जीवित बची। तुम वापस आ गई हो। सही है, यह मैं हूं। मुझे प्राचीन फीनिक्स विरासत मिली है और प्राचीन फीनिक्स कबीले के नेता के रूप में मैं अपनी मां का बदला लेने के लिए वापस आया हूं। झू फैंगफैंग ने ठंडे स्वर में कहा, आज मेरा प्राचीन फीनिक्स कबीला वापस आ गया है और हम तुम्हारे ब्लड डेमन वुल्फ कबीले का सफाया कर देंगे। मार डालो। ब्लड डेमन वुल्फ कबीले का सफाया करो। रक्त दानव भेड़िया कबीले का सफाया करो। यह आदेश चू युआन ने नहीं बल्कि झू फैंगफैंग ने दिया था। उसकी आंखें नफरत की ज्वाला से नाच रही थीं। ये झू फैंगफैंग का प्रतिशोध था और चू युआन ने उसे कमान की शक्ति सौंप दी। झू फैंगफैंग का आदेश मिलते ही 10 कुलों की बड़ी सेनाएं लगभग एक साथ आगे बढ़ीं। हालांकि रक्त दानव भेड़िया कबीला कमजोर नहीं था और इस क्षेत्र के भीतर छोटे आधिपत्य के रूप में जाना जाता था, लेकिन 10 कुलों की संयुक्त सेना के सामने उनके पास कोई मौका नहीं था।
बड़ी सेनाओं का गठन करने वाले जानवरों ने रक्त दानव भेड़ियों में से कई को तुरंत टुकड़े टुकड़े कर दिया, उनके खून से जमीन लाल हो गई। यह एक पूर्ण नरसंहार था। रक्त दानव भेड़िया, तुम कहाँ जा रहे हो? अपने चारों ओर 10 कुलों को देखकर रक्त दानव भेड़िया कबीले के सरदार ने तेजी से भागने की कोशिश की। लेकिन क्या झू फेंगफेंग उसे इतनी आसानी से भागने दे सकता था? प्राचीन फीनिक्स की शक्ति व्यापक आग में तब्दील हो गई। झू फेंगफेंग ने एक विशाल हथेली के निशान को थप्पड़ मारा जो कई 100 फीट तक फैला हुआ था। भयानक प्राचीन फीनिक्स की शुद्ध लौ एक मजबूत आभा के साथ चमकती हुई जल रही थी। धमाका धमाका धमाका। हालांकि रक्त दानव भेड़िया का सरदार भगवान पद के चौथे स्तर पर पहुंच गया था, झू फेंगफेंग द्वारा प्राचीन फीनिक्स की विरासत को स्वीकार करने के बाद वह 5वें स्तर पर पहुंच गया था। उसका शरीर भयानक लपटों से भस्म हो गया था। रक्त दानव भेड़िया के सरदार को सबसे ज्यादा डर इस बात से लगा कि चाहे वह आग बुझाने की कितनी भी कोशिश करे, वे बुझती नहीं थीं। मर जाओ। रक्त दानव भेड़िया के सरदार के डर से झू फेंगफेंग एक प्रतिशोधी देवी की तरह लग रही थी। उसने अपने फीनिक्स रक्त तलवार से उसका सिर काट दिया। भेड़िए का सिर आसमान में उड़ गया जबकि उसका क्षत विक्षत शरीर प्राचीन फीनिक्स आग से जल गया। पूरा रक्त दानव भेड़िया कबीला नष्ट हो गया और जो कुछ बचा था वह जले हुए भेड़ियों की लाशें थीं। अगला कबीला। रक्त दानव भेड़िया कबीले को खत्म करने के बाद झू फेंगफेंग ने जानवरों की सेना को रक्तपिपासु तेंदुए कबीले की ओर ले गया। धमाका धमाका धमाका। झू फेंगफेंग ने सीधे रक्तपिपासु तेंदुए सरदार का सिर पकड़ लिया, उसकी आत्मा और शरीर दोनों को जलाकर राख कर दिया। रक्तपिपासु तेंदुए कबीले को नष्ट करने के बाद झू फेंगफेंग अपने अंतिम लक्ष्य सियार राक्षस कबीले की ओर बढ़ गई। इस क्षेत्र में सियार राक्षस कबीले चालाकी और धोखेबाजी के पर्याय थे और शायद ही कोई अन्य कबीला उनसे निपटने के लिए तैयार था। अब सियार राक्षसों का ये समूह अपने प्रलय के बीच में था, जिसे 10 कबीलों की बड़ी सेनाओं ने पागलपन से मार डाला। सियार राक्षस कहाँ है? झू फेंगफेंग ने जैकल मॉन्स्टर कबीले में अपना रास्ता बनाया, लेकिन जैकल मॉन्स्टर को नहीं पा सकी। हमें नहीं पता कि हमारा सरदार कहाँ चला गया। जैकल मॉन्स्टर कबीले के सदस्य भयभीत थे, उन्हें यह भी नहीं पता था कि 10 कबीलों की बड़ी सेना कब आसमान से उतरी और अपना पागल नरसंहार शुरू कर दिया। महाराज, हालांकि मेरा जैकल मॉन्स्टर से बहुत कम संपर्क था, लेकिन मैं उसके छल और चालाकी को जानता हूँ। भूतपूर्व प्राचीन फीनिक्स कबीले के नेता पर भी उसने विश्वासघाती हमला किया था और हम उसके चिल्लाने की वजह से पैतृक भूमि पर चले गए थे। मेरी राय में ये खतरे को भांपकर कहीं गहरे भाग गया होगा। बैंगनी रंग की महिला ने बैंगनी लॉ मॉन्स्टर फॉक्स से रूपांतरित होकर कहा। आपने एक ठोस बात कही है। चू युआन ने विरासत स्थल के बाहर सियार राक्षस की एक झलक देखी थी और शायद तब उसे कुछ गड़बड़ होने का संदेह हुआ था। उसने कहा, आप 10 कबीले 1000 जानवर पर्वत श्रृंखला की खोज करें, मैं कमांडर फीनिक्स के साथ सियार राक्षस का शिकार करने जाऊंगा। अगर हम आज इसे नहीं मारते हैं तो मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। दोनों आकृतियां तेजी से सियार राक्षस कबीले से निकल गईं। हालांकि सियार राक्षस तेज है, मेरे पास इसे खोजने का एक तरीका है। मूल ट्रैकिंग। चू युआन से उत्पन्न एक बल फैल गया, अपने कबीले की अनूठी आभा के साथ सियार राक्षस का पता लगा रहा था। अचानक अनगिनत मूल उभरे, जैसे कि राक्षस आभा के तार एक साथ इकट्ठा हो रहे थे, एक सियार राक्षस की छवि बना रहे थे। ये चू युआन था जो इसे ट्रैक करने के लिए सियार राक्षस कबीले की आभा का उपयोग कर रहा था। ये 1000 जानवर पर्वत श्रृंखला के गहरे हिस्सों में नहीं भागा। चू युआन ने मूल तकनीक को दूर रखा और धीरे से कहा, ये कहाँ गया? झू फेंगफेंग की आंखें बर्फीली ठंडी थीं। प्राचीन फीनिक्स पर्वत श्रृंखला प्राचीन फीनिक्स पर्वत श्रृंखला, एक छिपी हुई जगह। इस समय एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति पीला चेहरा लिए हुए यहाँ छिपा हुआ था, जिस पर दुर्भावना की झलक थी। मैंने गलती की, मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्राचीन फीनिक्स जनजाति से लौटा आदमी इतना भयानक रूप से शक्तिशाली होगा। मुझे लगा कि वे 5 मूर्ख उससे भिड़ जाएंगे, जिससे वे दोनों घायल हो जाएंगे और मैं लाभ उठा सकता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने कमजोर होंगे। प्राचीन फीनिक्स जनजाति के नेता पर घात लगाने के बाद उसका पतन हो गया, वह मुझे नहीं छोड़ेगी। दुष्ट आत्मा ने प्राचीन फीनिक्स पर्वत को नहीं छोड़ा, बल्कि इसके बजाय चारों ओर चक्कर लगाया और वापस लौट आए। अपनी पहचान छिपाने के प्रयास में उसने राक्षस से मानव रूप धारण कर लिया। अब मैं केवल चुप रह सकता हूँ, लेकिन दुष्ट आत्मा, दुष्ट चालें खेलने में मुझसे आगे कौन हो सकता है? कोई रास्ता नहीं है कि वे बदला लेने के लिए मुझे पा सकें। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान उभरी। उसका सबसे गौरवपूर्ण क्षण वह था जब उसने भूतपूर्व प्राचीन फीनिक्स जनजाति के नेता पर घात लगाकर हमला किया, जो भगवान की स्थिति के आधे रास्ते तक पहुंच गया था, जिससे उसके कारण इतनी शक्तिशाली इकाई प्रत्यक्ष रूप से नष्ट हो गई। दुर्भाग्य से प्राचीन फीनिक्स जनजाति के नेता का पूरी तरह से पुनर्जन्म हुआ, इसलिए उसे प्राचीन फीनिक्स रक्त प्राप्त नहीं हुआ। दुष्ट आत्मा, तुम वास्तव में यहाँ छिपी हो। आज मैं झू फेंगफेंग तुम्हें मार डालूंगा।
जैसे ही ये दुष्ट आत्मा अपनी सफलता का आनंद ले रही थी, भयंकर लपटों की लहर उठी और जू फैंगफैंग और चू युआन दोनों दुष्ट आत्मा के सामने प्रकट हुए, इस भयावह मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को घृणा से घूरते हुए। प्राचीन फीनिक्स। दुष्ट आत्मा ने आंखें चौड़ी करके भय से चिल्लाया, उसके चेहरे पर अविश्वास लिखा हुआ था। असंभव, तुमने मुझे कैसे पा लिया? चाहे तुम कहीं भी भागो, मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। हम। जू फैंगफैंग की आवाज गूंज उठी, जो तीव्र घृणा में बदल गई। प्राचीन फीनिक्स का शक्तिशाली दबाव भी खत्म हो गया। हालांकि इस दुष्ट आत्मा के पास काफी साधना थी, लेकिन जू फैंगफैंग के सामने यह महत्वहीन थी। डर ने उसके दिल को जकड़ लिया, लेकिन वह दयनीय रूप से दहाड़ता हुआ बोला, हाँ, मुझे मारने से क्या फर्क पड़ेगा? मुझसे दया की भीख मांगना, यह असंभव है। सबसे अफसोस की बात यह है कि उस साल तुम्हें भागने दिया और तुम्हारे कबीले को खत्म नहीं किया। फैंग कमांडर, इसे मुझ पर छोड़ दो, चू युआन ने उदासीनता से कहा। आज मैं व्यक्तिगत रूप से बदला लूंगा। जू फैंगफैंग सीधे दुष्ट आत्मा के पास पहुंची। उसके पीछे प्राचीन फीनिक्स भूतिया प्रेतों भरा। फीनिक्स आसमान में उड़ गया और विशाल ज्वाला ने पूरी पर्वत श्रृंखला को घेर लिया, जिससे वह लाल हो गई। उस साल मेरी माँ ने जो दर्द सहा, आज मैं तुम्हें उसका 10 गुना बदला दूंगा। जू फैंगफैंग ने दुष्ट आत्मा को तुरंत नहीं मारा, बल्कि उसमें असीम भय भर दिया। उसने अपनी तलवार घुमाई और फीनिक्स रक्त तलवार उसके सिर में घुस गई, उसके पूरे शरीर को पिघला दिया और केवल एक कांपती हुई दुष्ट आत्मा को छोड़ दिया। आह, मुझे जल्दी से मौत दे दो, बस मुझे मार दो। दुष्ट आत्मा दर्द में दहाड़ उठी। तुम मरना चाहते हो? यह इतना आसान नहीं होगा। मैं तुमसे वह सारा दर्द चुकाऊंगी जो मैंने सहा है, 10 गुना, 100 गुना। जू फैंगफैंग ने अपना सिर हिलाया, तुरंत ही आत्मा को जलाने वाली लपटों ने दुष्ट आत्मा की आत्मा को ढक लिया। यह ऐसा था जैसे कोई दीपक जलाया गया हो, लेकिन लपटें उसे तुरंत नहीं मार सकती थीं। इसके बजाय ये प्राचीन फीनिक्स जनजाति की अद्वितीय जीवन शक्ति की एक परत में ढका हुआ था, और यह अंतहीन पीड़ा के तहत धीरे धीरे मर जाएगा। आज के लिए धन्यवाद महामहिम। तुम्हारे बिना मैं बदला लेने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। प्राचीन फीनिक्स विरासत को पाने की तो बात ही छोड़ो। बुरी आत्मा को खत्म करने के बाद जू फैंगफैंग का दिमाग साफ हो गया। उसके दिल में जो नफरत थी वह दूर हो गई। उसने चू युआन को देखा और तुरंत एक घुटने पर गिर गई, अपनी सच्ची कृतज्ञता व्यक्त करते हुए। तुम मेरे अधीनस्थ हो, मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिंग, होस्ट ने इवेंट पूरा कर लिया है। 4000 डेस्टिनी पॉइंट्स और अमर फीनिक्स ब्लड की एक शीशी प्राप्त की है। वर्तमान डेस्टिनी पॉइंट्स कुल 11850। अमर फीनिक्स ब्लड, अमर फीनिक्स का सबसे कीमती रक्त, जिसमें अमरता के 9 पुनरुत्थान का गहरा रहस्य समाहित है। यदि फीनिक्स के वंशज द्वारा इसका उपयोग किया जाता है तो यह अमर फीनिक्स की शक्ति को उत्तेजित करेगा, उनके रक्तरेखा को बढ़ाएगा और संशोधित करेगा, जिससे 9 पुनरुत्थान की महान दिव्य शक्ति से महान निर्वाण तकनीक की समझ पैदा होगी। यदि किसी के पास फीनिक्स कबीले की रक्तरेखा नहीं है तो इसका उपयोग उसकी रक्तरेखा शक्ति को भी बढ़ाएगा, एक अमर शक्ति का पोषण करेगा। यह इस अमर शक्ति का उपयोग आंतरिक चोटों को ठीक करने, जीवन शक्ति, रिकवरी और धीरज को बढ़ाने के लिए कर सकता है। नोट: सिस्टम द्वारा परिष्कृत अमर फीनिक्स रक्त की शक्ति कोमल है और उपयोगकर्ता के लिए कोई खतरा नहीं है। ये वास्तव में अमर फीनिक्स की एक बूंद है रक्त। चू युआन की अभिव्यक्ति इसके गुणों को देखने के बाद नाटकीय रूप से बदल गई। ये जानना महत्वपूर्ण है कि प्राचीन फीनिक्स फीनिक्स कबीले की केवल एक शाखा है, जबकि अमर फीनिक्स फीनिक्स कबीले का सच्चा शासक है। फीनिक्स के वंशजों के लिए रक्त की इस बूंद के प्रलोभन की कल्पना की जा सकती है, जो वास्तव में उनके रक्तरेखा को बदल सकती है, जिससे उनके जीवन रूप को विकसित करने की अनुमति मिलती है। कमांडर फैंग, यहाँ आओ, चू युआन ने अचानक कहा। हम। जू फैंग कुछ हैरान था और उसे नहीं पता था कि चू युआन क्या करने का इरादा रखता है। यह अमर फीनिक्स रक्त है। चू युआन की उंगली पर एम्बर की तरह एक चमकदार लाल लौ नाच रही थी। इसे अमर फीनिक्स के रूप में उकेरा गया था, जो अविनाशी लग रहा था। अमर फीनिक्स रक्त। जू फैंग अचानक चौंक गई। उसके सदमे के क्षण में चू युआन की उंगली पहले ही उसके माथे को छू चुकी थी। प्राचीन फीनिक्स के रक्त द्वारा निर्देशित अमर फीनिक्स रक्त की वह बूंद सीधे उसके अंदर पिघल गई। एक फीनिक्स की पुकार गूंजी, जैसे अमर फीनिक्स की सर्वोच्च शक्ति स्वर्ग में व्याप्त हो गई। तुरंत जू फैंग ने अपने स्वयं के परिवर्तन को महसूस किया। उसका प्राचीन फीनिक्स वंश काफी महान था, फीनिक्स कबीले के बीच शासन करने के लिए उपयुक्त था, लेकिन अमर फीनिक्स रक्त की इस बूंद ने उसे और भी अधिक कीमती बना दिया, जैसे कि वह पूरी तरह से विकसित हो गई हो, उसके शरीर पर एक अमर ज्वाला जल रही हो। इस ज्वाला में निर्वाण की शक्ति थी। उसका प्राचीन फीनिक्स रूप आश्चर्यजनक रूप से अमर फीनिक्स की ओर विकसित हो रहा था, जो विकास का एक उच्च स्तर था। महान निर्वाण तकनीक, अमरता की ज्वाला। अगर यह कहा जा सकता है कि प्राचीन फीनिक्स कबीले ने केवल प्राथमिक निर्वाण में महारत हासिल की थी, तो अमर फीनिक्स रक्त का संचार उन्नत निर्वाण होगा। उसके निर्वाण की ज्वाला जल गई, न कि केवल एक शुद्ध ज्वाला।
आग का हर विस्फोट एक उछलती हुई प्रेत की तरह लग रहा था जिसमें अपना जीवन था। महामहिम के पास वास्तव में अमर फीनिक्स रक्त है। झू फैंगफैंग पूरी तरह से स्तब्ध था। ये जानना चाहिए कि अमर फीनिक्स, उसके कबीले का शासक, कितना मजबूत और महान है। वह कई दशकों से दावों में थी, इसलिए वह निश्चित हो सकती थी कि यह पूर्व सम्राट द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था, बल्कि चू युआन द्वारा स्वयं लाया गया था। उसने इस पल में बहुत कुछ कल्पना की। क्या महामहिम ने कोई चौंकाने वाला खजाना प्राप्त किया? अन्यथा इतने कम समय में दावू इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता था? कमांडर फैंग, आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और इस बात पर विचार करने की जरूरत नहीं है कि अमर फीनिक्स रक्त की यह बूंद कहाँ से आए। एक बात याद रखें, जब तक आप मेरे प्रति वफादार हैं, आपको मिलने वाले लाभ आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा होंगे। अमर फीनिक्स रक्त चू युआन के लिए बेकार था, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। इसे झू फैंगफैंग को देने से यह उसकी ताकत को बढ़ा सकता था। उसके वंश को बढ़ावा मिलने के बाद ये चू युआन के भविष्य के सभी जानवरों की पर्वत श्रृंखला पर आक्रमण के लिए बहुत फायदेमंद होगा। मेरा पहला जीवन पूर्व सम्राट द्वारा बचाया गया था और मेरा दूसरा जीवन महामहिम द्वारा दिया गया था। जीवन में मैं दावू का सेवक हूं और मृत्यु में मैं और भी ज्यादा दावू का सेवक हूं। झू फैंगफैंग ने दृढ़ता से कहा। मुझे आप पर भरोसा है कमांडर फैंग। मैं बीस्ट कोर को आपको सौंपता हूं। रास्ता साफ करें और इंपीरियल सिटी से जुड़ें। आप न केवल वर्मिलियन बर्ड ऑफ द फॉरबिडन आर्मी के कमांडर हैं, बल्कि बीस्ट कोर के जनरल भी हैं। जब राजा लोंगवेई उभरेंगे तो मैं उन्हें आपकी सहायता करने के लिए कहूंगा। चू युआन ने बीस्ट कोर को झू फैंगफैंग को सौंप दिया। अमर फीनिक्स रक्त प्राप्त करने के बाद झू फैंगफैंग राक्षस कबीले में सबसे सम्माननीय अस्तित्वों में से एक के बराबर था। राक्षस कबीले में एक प्राकृतिक शासक, उसके लिए कमान संभालना सबसे उपयुक्त था। आपका नौकर आपके आदेश का पालन करता है, झू फैंगफैंग ने कहा और आधे रास्ते में घुटने टेक दिए। 10,000 जानवरों की पर्वत श्रृंखला के बारे में निर्देश देने के बाद चू युआन दाओ साम्राज्य की राजधानी में लौट आया। पूरा साम्राज्य संपन्न था, समृद्धि और भव्यता की तस्वीर पेश कर रहा था। ये साम्राज्य का उत्थान था जहां प्रत्येक नागरिक साम्राज्य की शक्ति से जबरदस्त लाभ उठा सकता था, बशर्ते वे योगदान दें। शहर राज्य के कई द्वीपों पर उगाए गए स्पिरिट राइस की पहली फसल चू युआन के 8 मुख्य भूमि प्रांतों में कुल उपज का 5वां हिस्सा थी, जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। स्पिरिट राइस की इतनी अधिक मात्रा संभवतः पूरी तरह से खपत नहीं की जा सकती थी। राष्ट्रीय खजाने में संग्रहीत एक हिस्से के अलावा चू युआन के पास चाइनिंग के साथ व्यापार करने के लिए और भी बहुत कुछ था। बदले में उसे चाइनिंग से मिलने वाली युद्ध सामग्री दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। चाइनिंग बहुत खुश था। ये स्पिरिट राइस मूल्यवान था और हैंगिंग स्काई इंपीरियल राजवंश में बेचे जाने पर अच्छी कीमत मिल सकती थी। इसके अलावा उसने चू युआन के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास किया, यहाँ तक कि कभी कभी चू युआन से उसके लिए विशेष रूप से कीमिया करने का अनुरोध भी किया। चू युआन ने खुशी खुशी उनकी मदद की। आखिरकार वह उत्पादित दिव्य अमृत के प्रत्येक बैच के 70% से लाभ उठा सकता था, तो क्यों नहीं। सैन्य मोर्चे पर भगवान मार्शल आर्मी का विस्तार हो रहा था। अब उसके पास 5 लाख सैनिकों की प्रभावशाली सेना थी। चू युआन के अमृत के उदार प्रावधान के साथ प्रत्येक सैनिक की साधना असाधारण रूप से उच्च थी और दिव्य क्षेत्र में 100,000 तक थे। अग्नि सेना भी बढ़ रही थी, संख्या में 10 मिलियन तक पहुंच गई, और हालांकि उनकी साधना भगवान मार्शल सेना जितनी भयानक नहीं थी, लेकिन वे सभी मेरिडियन क्षेत्र में ताकत रखते थे। ब्लैक वाटर आर्मी भी 10 मिलियन तक विस्तारित हो गई थी और मुख्य रूप से समुद्र में लड़ती थी, लेकिन वे किसी भी बड़े भूमि युद्ध में सहायता के लिए आते थे। अन्य 3 सेनाओं के लिए वे अभी भी चू युआन द्वारा संगठित किए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने सैनिकों की भर्ती और घोड़ों की खरीद शुरू कर दी थी और जल्द ही पूरी तरह से गठित हो जाएंगे। 10 कुलों को हराने के बाद चू युआन के बीस्ट कॉर्प्स ने एक महत्वपूर्ण विस्तार का अनुभव किया, जिससे युद्धों की कमान संभालने के लिए शक्तिशाली दिव्य संस्थाएं प्राप्त हुईं। वर्तमान दावू साम्राज्य, चाहे शीर्ष स्तरीय शक्ति या राष्ट्रीय शक्ति के संदर्भ में, एक 3 स्टार इंपीरियल राजवंश के बराबर था। केवल उस मान्यता की कमी थी जो एक चौंका देने वाले युद्ध से आती। चू युआन को सैन्य खुफिया जानकारी भी मिली। डाकमिंग सम्राट मेल्टिंग फ्लेम रेगिस्तान में जोंग हान और उसके 2 मिलियन कुलीन सैनिकों के विनाश के बारे में जानकर क्रोधित हो गया। यह अफवाह थी कि वह व्यक्तिगत रूप से युद्ध का नेतृत्व करने की योजना बना रहा था। अभी पूरे डाकमिंग राजवंश के भीतर दावू के खिलाफ युद्ध की तैयारी चल रही थी। ये वास्तव में डाकमिंग राजवंश का बहुत बड़ा अपमान था। ये समाचार पाकर चू युआन अविचलित रहा। यदि डाकमिंग सम्राट अपनी सेना को यहाँ ले जाने की हिम्मत करता तो चू युआन बिना किसी हिचकिचाहट के उनका सफाया कर देता। वास्तव में उसके पास दुनिया को यह दिखाने का मौका नहीं था कि युद्ध के माध्यम से दावू की राष्ट्रीय शक्ति 3 सितारा शाही राजवंश के बराबर पहुंच गई थी। दावू के 31वें वर्ष का अंतिम दिन, पलक झपकते ही चू युआन के बड़े पैमाने पर सफाई के बाद 1 साल बीत गया। इस वर्ष के दौरान शाही शक्ति में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई थी।
पूरे साम्राज्य में उत्सव और नृत्य, शांति और स्थिरता और लोगों की खुशी और समृद्धि व्याप्त थी। स्पिरिट राइस द्वारा पोषित, न केवल सभी ने अपने मेरिडियन को अनलॉक किया था, बल्कि वे अपनी आत्माओं को पोषित करने के कगार पर भी थे। इसके अलावा चू युआन ने कई कानून बनाए थे। साम्राज्य में योगदान देने वाले लोग अपने गुणों को दरबार में दर्ज करवा सकते थे और अपने गुणों के बदले अमृत और अन्य साधना संसाधन प्राप्त कर सकते थे। नए साल की पूर्व संध्या पर दावू में हर जगह चहल पहल थी। खास तौर पर शाही शहर में हर जगह लालटेन और रंगीन बैनर लगे हुए थे। कई तरह के जश्न के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे और माहौल उल्लासपूर्ण था। राजकुमारी चेनेक्सी, जिसे चू शियाओनियान के नाम से भी जाना जाता है, दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी। वह व्यक्तित्व में महारानी डोवागर के विपरीत, बल्कि दिवंगत सम्राट की तरह अधिक से अधिक प्रभावशाली होती जा रही थी। महारानी डोवागर भी नए साल की पूर्व संध्या पर शाही शहर लौट आईं। हर साल वह केवल नए साल की पूर्व संध्या पर शाही समाधि से बाहर निकलती थी, चू युआन और चू शियाओनियान के साथ नया साल बिताती थी और दिवंगत सम्राट के साथ रहने और उनकी रक्षा करने के लिए चंद्र नव वर्ष के 15वें दिन के बाद शाही समाधि में लौट आती थी। एक और साल का नए साल की पूर्व संध्या आ गई है। शाही महल के अंदर चू युआन, चू शियाओनियांग और उसके सामने महारानी डोवागर को देखकर उसके दिल में शांति की एक दुर्लभ भावना उभरी। हाँ, एक और साल का नववर्ष की पूर्व संध्या, महारानी डोवागर ने धीरे से कहा। इस साल की नववर्ष की पूर्व संध्या पिछले वर्षों से काफी अलग है। ये बहुत अधिक हलचल वाली है, चू शियाओनियांग ने कहा। वास्तव में ये बहुत अलग है, चू युआन ने भौहें सिकोड़ी और ठंडे स्वर में कहा। मैं इस दुर्लभ शांति का आनंद लेना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई नहीं चाहता कि मुझे ये राहत मिले। ये कहते हुए वह शाही महल से गायब हो गया। इंपीरियल सिटी के बाहर एक विशाल मैदान पर इस समय एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति दिखाई दिया। वह साधारण कपड़े पहने हुए था और उसे पहचानना मुश्किल था, लेकिन उसके माथे के बीच अधिकार की एक छिपी हुई भावना चमक रही थी। वह धीरे धीरे इंपीरियल सिटी की ओर बढ़ा। दावू का भाग्य अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने किलेबंद दावू इंपीरियल सिटी को देखा। दावू के मजबूत और उग्र भाग्य को महसूस करते हुए उसका रंग थोड़ा बदल गया, क्योंकि ऐसा भाग्य 2 सितारा इंपीरियल राजवंश के लिए विशिष्ट नहीं था। कुछ छोटे बच्चों के अलावा सबसे साधारण लोग भी पार की हुई नाड़ियों के दायरे में हैं। मार्शल कलाकारों का एक राष्ट्र। मुझे बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखते। ये कुछ ऐसा है जो केवल 4 सितारा इंपीरियल राजवंश के पास ही हो सकता है। दावू के शासक की उत्पत्ति क्या है जो इतनी जल्दी इतना शक्तिशाली राजवंश बनाने में सक्षम है? इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने दावू इंपीरियल सिटी के भीतर भीड़ को घूमते हुए देखा। आध्यात्मिक चावल, हर कोई आध्यात्मिक चावल खा रहा है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को पता था कि दाव के पास एक तरह का जादुई चावल है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि दाव में हर कोई इसे खाएगा। उसने सोचा था कि केवल कुछ चुनिंदा लोग ही इसे पा सकते हैं, न कि यह पूरे देश को बनाए रख सकता है। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह कितना गलत था। दाव के भीतर कोई महत्वपूर्ण रहस्य छिपा हुआ होगा। इसकी तेजी से समृद्धि का मतलब है कि यह एक महान अवसर पर ठोकर खा गया होगा। अगर मैं इसे हासिल कर सकता हूं तो शायद। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। जैसे ही वह कार्य करने वाला था, अचानक एक जबरदस्त शाही शक्ति उतर आई, जिससे उसका चेहरा बदल गया। अप्रत्याशित रूप से उसने एक आकृति देखी जो शून्य से बाहर निकलती हुई उसके सामने प्रकट हुई। ये व्यक्ति दाव के शाही वस्त्र पहने हुए था। उसकी आंखें चमक रही थीं, एक अकल्पनीय अधिकार प्रकट कर रही थीं। क्या आपने पर्याप्त देखा है? जो व्यक्ति दिखाई दिया वह कोई और नहीं बल्कि चू युआन था। तुम हो? अधेड़ उम्र के आदमी की आंखों में ठंडक फैल गई और उसने कहा, मार्शल सम्राट चू युआन। वास्तव में यह मैं ही हूँ। चू युआन ने उदासीनता से उत्तर दिया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ब्लैक मिंग के शासक होंगे। आप निश्चित रूप से साहसी हैं, मेरे शाही शहर में घुसने और यहाँ तक कि बेशर्मी से प्रकट होने की हिम्मत रखते हैं। क्या आपको लगता है कि आप सहजता से घुल मिल सकते हैं? तुमने वास्तव में मुझे खोज लिया। यह अधेड़ उम्र का आदमी वास्तव में ब्लैक मिंग का शासक था। उसने सार्वजनिक रूप से दावू पर आक्रमण करने के अपने इरादे की घोषणा की, लेकिन यह एक ध्यान भटकाने की रणनीति से अधिक कुछ नहीं था। नए साल की रात को वह दावू के शाही शहर में घुसपैठ करने का इरादा रखता था, न केवल दावू की राष्ट्रीय ताकत का निरीक्षण करने के लिए बल्कि संभावित रूप से उसकी शक्ति के साथ तबाही मचाने के लिए। हालांकि उसने जो उम्मीद नहीं की थी वह ये थी कि चू युआन द्वारा उसे घुसने से पहले ही खोज लिया जाएगा। उसके लिए यह हैरान करने वाली बात थी कि चू युआन ने उसके असाधारण भेष के बावजूद उसे कैसे खोज लिया। यह मेरा क्षेत्र है, यह अजीब क्यों है कि मैंने तुम्हें खोज लिया? ब्लैक मिंग के शासक का मानना था कि उसका भेष बेदाग था, लेकिन वह इस बात से अवगत नहीं था कि जिस क्षण उसने शाही शहर में कदम रखा, उसने चू युआन के राष्ट्रीय भाग्य सरणी के भीतर सतर्कता की एक किरण जला दी। उसकी साधना को छिपाना असंभव था।
आपको पता होना चाहिए कि चू युआन की राष्ट्रीय भाग्य सरणी शाही शास्त्र पर आधारित थी, न कि एक साधारण राष्ट्रीय भाग्य सरणी। हाँ, आज आपको देखकर मार्शल सम्राट आप वास्तव में असाधारण हैं। कुछ ही वर्षों में आपने एक सितारा शाही राजवंश को इतनी शक्तिशाली इकाई में बदल दिया, यहाँ तक कि मैं भी आपसे कुछ हद तक विस्मय में हूँ। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे इस पर विश्वास करना मुश्किल होता। चूंकि वह चू युआन द्वारा पाया गया था, इसलिए ब्लैक मिंग के शासक को अब अपनी पहचान छिपाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। धमाका, रोशन करने वाले चरण के 8वें चरण का दमनकारी क्षेत्र फूट पड़ा। ब्लैक मिंग के शासक की ताकत 8 रोशन करने वाले चरण के चरम पर थी। उसके चारों ओर छायादार आभा ने ऐसा लग रहा था मानो वह नर्क से उभरने वाला सम्राट हो। अगर यह कोई अन्य 3 सितारा शाही राजवंश होता तो ब्लैक मिंग का शासक निश्चित रूप से खुद को जोखिम में नहीं डालता। एक शाही शहर में घुसने से संभावित रूप से गंभीर व्यवधान हो सकता है, लेकिन वह राष्ट्र के भाग्य से भी दबा हुआ होगा, जिससे अपरिवर्तनीय पतन हो सकता है। हालांकि उनकी बुद्धि के अनुसार दाव को 2 सितारा शाही राजवंश में चढ़े हुए सिर्फ 1 साल ही हुआ था। राष्ट्र के भाग्य की शक्ति अभी भी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भले ही उन्होंने जोंग हान को मार डाला था, फिर भी वे उसके 8वें चरण के प्रकाश से तुलना करने से बहुत दूर थे। अगर वह दाव के शक्तिशाली रहस्य को पकड़ सकता तो वह ये जोखिम उठाने को तैयार था। प्रकाश का 8वां चरण वास्तव में दुर्जेय है, लेकिन अगर आप मेरे शाही शहर में तबाही मचाना चाहते हैं तो आप मौत को दावत दे रहे हैं। चू युआन हिंसक रूप से हिल गया, एक कदम आगे बढ़ा। अपने क्षेत्र में राष्ट्र का भाग्य जो वह जुटा सकता था वह असीम था। तुरंत वह पवित्र प्रकाश ब्लैक मिंग के शासक पर केंद्रित हो गया। राष्ट्र के भाग्य की शक्ति। ब्लैक मिंग के शासक का चेहरा थोड़ा बदल गया, फिर उसने व्यंग्य किया, इस पिछले वर्ष में मार्शल सम्राट की प्रतिष्ठा हैंगिंग स्काई दायरे में सभी को पता है। आध्यात्मिक चावल को राष्ट्रीय खजाने के रूप में व्यापार करने की क्षमता ने मुझे चकित कर दिया है। मुझे आश्चर्य है मेरे जनरल को मारने के लिए आपकी असली ताकत कितनी मजबूत है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा। चू युआन एक फ्लैश में चला गया, अचानक ब्लैक मिंग के शासक के सामने प्रकट हुआ। महान स्वर्गीय डार्क शैडो पाम। ब्लैक मिंग के शासक, एक राष्ट्र के शासक होने के नाते उसके पास अपने दायरे से कहीं अधिक ताकत थी। उसने एक घातक तकनीक शुरू की, काली हथेली के निशान एक सर्वनाश तूफान में बदल गए, चू युआन पर भयंकर रूप से हमला किया। राष्ट्र का भाग्य विश्वास। चू युआन का चेहरा सख्त था। वह अपनी राष्ट्रीय राजधानी में था, अंतहीन विश्वास से सजी हुई। तुरंत एक महान युद्ध तकनीक सक्रिय हो गई जो उग्र शक्ति से भरी थी। उसके हाथों से निकले सुनहरे तार के निशान प्रतिद्वंद्वी की ताकत से भयंकर रूप से टकराए, जिससे एक बवंडर फूट पड़ा। ब्लैक मिंग के शासक के पास युद्ध का बहुत समृद्ध अनुभव था। उसने अपना पूरा जीवन युद्ध में बिताया और इसलिए उसके पास युद्ध के प्रति एक तीव्र समझ थी जो सामान्य से परे थी। उसने आक्रामक तरीके से फेंकते हुए हथेली के प्रहार से जवाब दिया। वह एक प्रेत की तरह टिमटिमा रहा था, लगातार आगे बढ़ रहा था। पलक झपकते ही पूरा शून्य उसकी शक्ति से भर गया, हर जगह एक अशुभ और ठंडी आभा के साथ काले ताड़ के निशान थे। हालांकि चू युआन की आंखें भयंकर और घातक रोशनी से भरी हुई थीं। अगर कोई कहे कि ब्लैक मिंग का शासक ठंडा और उदास था तो वह आकाश में सूरज था, उज्ज्वल और दीप्तिमान। तुरंत उसके केंद्र के साथ दिन के उजाले के समान एक प्रकाश ने आसपास के 10 मील को रोशन कर दिया। वह सीधे अपने दोहरे युद्ध देवता की पकड़ के साथ पहुंचा। दिव्य कलाकृति। ब्लैक मिंग के शासक ने कहा, कोई साधारण दिव्य कलाकृति नहीं। इससे उसकी आंखों में लालच की भावना प्रबल हो गई। इतने छोटे राजवंश के पास भी इतनी सारी मूल्यवान वस्तुएं थीं। अगर वह उन्हें हासिल कर लेता तो वह ब्लैक मिंग राजवंश को और भी अधिक शक्तिशाली 4 सितारा शाही राजवंश बना सकता था। जीवन जब्त करने वाला हाथ। ब्लैक मिंग के शासक ने सीधे हाथ बढ़ाया, जीवन और आत्मा दोनों को जब्त करने का लक्ष्य रखते हुए। ये देखने लायक दृश्य था, एक जोरदार धमाके के साथ। लेकिन चू युआन ने सीधे अपने हाथों से वार झेला। ब्लैक मिंग के शासक को लगा जैसे उसने लोहे की चादर का टुकड़ा मारा हो, उसका पूरा शरीर उबल रहा था। राष्ट्र के भाग्य की शक्ति से समर्थित चू युआन उसके लिए भी असहनीय हो गया। युद्ध देवता की पकड़। चू युआन के वर्तमान क्षेत्र और शक्ति के साथ दिव्य कलाकृति कौशल को सक्रिय करके ये बताना मुश्किल था कि यह युद्ध देवता की पकड़ कितनी शक्तिशाली थी। हन्फ। ब्लैक मिंग के शासक ने स्वाभाविक रूप से युद्ध देवता की पकड़ की असाधारण शक्ति को पहचाना। भले ही उसका साधना स्तर चू युआन से अधिक था, लेकिन वह मूर्खतापूर्ण तरीके से इसका सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए वह अपनी पीठ पर क्यूई पंखों की एक श्रृंखला बनाते हुए एक तरफ चमक गया। उसका पूरा शरीर एक झटके में एक तरफ खिसक गया। युद्ध देवता की पकड़ ने हवा को पकड़ लिया, जिससे क्यूई की एक विशाल लहर पैदा हो गई। लेकिन पलक झपकते ही चू युआन ने तुरंत एक और हमला किया, जिससे उतार चढ़ाव का तूफान आ गया। इस चाल की अपार शक्ति को महसूस करते हुए ब्लैक मिंग के शासक ने विस्फोटक तरीके से पीछे हटना शुरू कर दिया।
वह आसमान में उड़ गया, हवा में मंडराता हुआ। इस समय चू युआन आसमान में दृढ़ खड़ा था, उसकी आंखें ठंडी रोशनी से चमक रही थीं। उसने ब्लैक मिंग के शासक को घूरते हुए बहुत अधिक शक्ति जुटाई। चू युआन ने शून्य पर कदम रखा, एक अंतहीन आभा बिखेरते हुए, दुनिया के शासक की तरह। ब्लैक सम्राट को चुपके से आश्चर्य हुआ जब चू युआन ने उसे आकाश में धकेल दिया। चू युआन ने जो ताकत दिखाई वह उसके द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं थी। ये कई गुना अधिक थी, अजेयता की स्थिति तक पहुंच गई। वास्तव में दुर्जेय, भले ही आप शाही शहर में राष्ट्रीय भाग्य से सशक्त हों, मेरे पास इससे भी अधिक शक्तिशाली हत्यारा चाल है। लेकिन ब्लैक सम्राट इससे भयभीत नहीं हुआ। उसकी आंखों से अचानक एक अविश्वसनीय भयावह रोशनी निकली। ऐसा लगा जैसे वह अंडरवर्ल्ड में प्रवेश कर गया हो, हर जगह शोकपूर्ण ऊर्जा दिखाई दे रही हो। भूतिया तंबुओं की तरह उससे एक अवर्णनीय शक्ति निकली। प्राचीन दानव भूमि, अंडरवर्ल्ड डोमेन। उसने एक उल्लेखनीय और अद्वितीय हत्यारा चाल का उपयोग किया। जिस क्षण ये हत्यारा चाल चली गई, एक ठंडी हवा चली। इसकी शक्ति चू युआन पर नहीं, बल्कि नीचे के शाही शहर पर अनगिनत नागरिकों पर लक्षित थी। लक्ष्य उनकी आत्माओं को पकड़ना था, लगातार अपने डोमेन को फिर से भरना, अपनी ताकत को बढ़ाना। यह अंडरवर्ल्ड डोमेन चाल युद्ध के मैदान पर सामूहिक विनाश का एक हथियार था। जितने अधिक लोग मरते, उतनी ही अधिक आत्माएं वह अवशोषित कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्लैक एम्परर अभी तक भगवान की स्थिति तक नहीं पहुंच पाया था। अन्यथा इस चाल से वह युद्ध के मैदान में मृतकों को पुनर्जीवित भी कर सकता था, उन्हें चलती लाशों में बदल सकता था और एक निडर मरे हुए सेना का निर्माण कर सकता था। ग्रेट वू इंपीरियल सिटी में करोड़ों नागरिक हैं और वे मेरे पोषण के रूप में काम करेंगे। अगर मेरे पास कुछ क्षमताएं नहीं होती तो क्या मैं आपके इंपीरियल सिटी में अकेले आने की हिम्मत कर सकता था? ब्लैक एम्परर ने दोनों हाथों से पकड़ लिया और एक अदृश्य आत्मा शक्ति ग्रेट वू इंपीरियल सिटी में प्रवेश करने वाली थी। ऐसा कहने के लिए तुम्हें मर जाना चाहिए। चू युआन ने एक मजबूत हत्या की मंशा महसूस की। तुम मेरे खिलाफ जैसा चाहो वैसा करो। जब सम्राट की शक्ति शाही शहर में फैल गई तो उसे अचानक ऐसा लगा जैसे उसने धातु की प्लेट पर हमला कर दिया हो। वह उसे भेद नहीं पाया और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। आखिर हो क्या रहा है? काले सम्राट, मुझे बताओ कि तुम मेरे नागरिकों के साथ क्या कर सकते हो? चू युआन की आवाज गड़गड़ाहट की तरह शाही शहर में गूंज उठी। हे भगवान, महामहिम किसी से लड़ रहे हैं। कौन है? लगता है कि यह काला सम्राट है। काले सम्राट ने महान वो शाही शहर पर हमला करने की हिम्मत की। यह एक उकसावे की बात है। हम इस बेहुदा हरकत को माफ नहीं कर सकते। ग्रेट वू की शक्ति का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जो कोई भी ग्रेट वू को अपमानित करता है उसे दंडित किया जाएगा, चाहे वे कितने भी दूर क्यों न हो। इस समय इंपीरियल सिटी के ऊपर आकाश में लड़ाई ने अनगिनत नागरिकों को ऊपर देखने पर मजबूर कर दिया था। वे सभी आक्रोश से भर गए, यहाँ तक कि ब्लैक सम्राट भी उन्हें डरा नहीं सका। ब्लैक सम्राट का दानव प्रतीक। इंपीरियल सिटी में घुसपैठ करने में असमर्थ ब्लैक सम्राट के चेहरे पर बेहद कड़वाहट थी। उसका ब्लैक सम्राट का पाम प्रतीक इंपीरियल सिटी की ओर तेजी से गिर रहा था, लेकिन इस समय एक सुनहरी चमक फैल गई जिससे केवल कुछ लहरें पैदा हुईं। राष्ट्रीय रक्षा सरणी। ब्लैक सम्राट को आखिरकार समझ में आ गया कि क्या हो रहा था। उसने चौंक कर कहा, यह आत्मा और शारीरिक बल दोनों का विरोध भी कर सकता है। ये किस स्तर की राष्ट्रीय रक्षा सरणी है? ये राष्ट्रीय रक्षा सरणी चू युआन द्वारा सिस्टम स्पेस के भीतर से प्राप्त की गई थी। यह एक सामान्य सरणी नहीं है और यह आत्मा और शारीरिक हमलों का विरोध कर सकती है जब तक कि वे ईश्वर की स्थिति के दायरे को पार न कर लें। बेशक जितनी ज्यादा शक्ति मिलेगी उतने ज्यादा मैना क्रिस्टल की खपत होगी। चू युआन ने ब्लैक एम्परर से लड़ते हुए नेशनल डिफेंस एरे को सक्रिय किया था। मार्शल सम्राट, आपके महान वू की नींव वाकई बहुत गहरी है, इतनी बड़ी रेंज को घेरने में सक्षम है और भगवान की स्थिति तक पहुंचने वाली ताकत के झटकों को रोक सकती है। ब्लैक सम्राट ने अशुभ रूप से कहा, युद्ध उन्माद, युद्ध की साथ चालें। चू युआन का ब्लैक सम्राट के साथ समय बर्बाद करने का इरादा नहीं था। उसकी युद्ध कलाएं सक्रिय हो गईं, मैना ज्वार की तरह बढ़ गई। शानदार और वीर, लगातार 7 चालें, प्रत्येक चाल एक धरती को हिला देने वाला हमला था। उसकी चमक के नीचे अंधकार एक सूरज की तरह प्रकाशित हो गया जो सीधे ब्लैक सम्राट पर बमबारी कर रहा था। काले सम्राट का रंग रूप एकदम बदल गया। इस समय उसकी राक्षसी क्यूई वाष्पित हो रही थी। उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था मानो कोई युद्ध पात्र उस पर बमबारी कर रहा हो। ये युद्ध पात्र अनंत शक्ति से भरा हुआ था, जिससे उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी हमले में फंस गया है और वह उसका विरोध नहीं कर सकता। चू युआन के निरंतर हमले और लगातार बढ़ती तीव्रता का सामना करते हुए काला सम्राट केवल अपने अनुभव से ही उसका विरोध कर सकता था। उसका शरीर लगातार हमलों को रोक रहा था। चू युआन के सुनहरे तूफान से टकराते हुए एक अंधेरा तूफान आया। अंतहीन कंपन फैल गए। राष्ट्रीय रक्षा सरणी सुनहरी रोशनी की लहरों से भरी हुई थी।
लेकिन राष्ट्रीय रक्षा सरनी के कवर के साथ चू युआन को शाही शहर को किसी भी तरह के नुकसान की चिंता नहीं थी। एक पल में उसने 7 चालें जारी कर दीं। हालांकि पहले 6 चालों को काले सम्राट ने रोक दिया था, लेकिन 7वें चाल से अचानक शक्ति में उछाल, जो पहले 6 की संयुक्त शक्ति से कई गुना अधिक थी, उसके लिए संभालना बहुत मुश्किल था। राष्ट्रीय भाग्य की शक्ति चू युआन के मुंह के साथ थी और उसने काले सम्राट को सीधे मारा। काले सम्राट के शरीर पर एक ज्वाला फूट पड़ी। उसने अपने अनुभव का उपयोग करके उसे बलपूर्वक दबा दिया। चिंतित होकर उसने सोचा, मार्शल सम्राट अप्रत्याशित शक्ति का है। हालांकि वह मेरे जितना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन वह शाही शहर में रहते हुए पूरे साम्राज्य का भाग्य अपने साथ रखता है। मैं एक बड़े नुकसान में हूं और मैं उससे लड़ना जारी नहीं रख सकता। उसने आखिरकार चू युआन की अथाह शक्ति को समझा और मन ही मन हैरान रह गया। अपने मन में वह एक भव्य योजना बना रहा था। उसने इस बार चू युआन पर हमला करके निश्चित रूप से उसे पूरी तरह से अपमानित किया था। इसके अलावा उसने चू युआन के साम्राज्य के भाग्य को देखा। आसमान में घने बादल छा रहे थे। यहाँ तक कि उसके काले राजवंश को भी इसे पचाना मुश्किल होगा, क्यों न कई अन्य राजवंशों को संयुक्त रूप से सेना भेजने और इस महान वो को नष्ट करने के लिए आमंत्रित किया जाए। हाँ, आज मैंने मार्शल सम्राट की शक्ति देखी। ये बहुत शक्तिशाली है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम अच्छी लड़ाई करेंगे। चूंकि आज नए साल की पूर्व संध्या है, इसलिए मैं मार्शल सम्राट के परिवार के पुनर्मिलन में खलल नहीं डालूंगा। काला सम्राट जानता था कि चू युआन के साथ लड़ाई जारी रखने का कोई फायदा नहीं है। उसका शरीर अचानक काले कोहरे के बादल में बदल गया और चू युआन के सामने फट गया। यह उसकी टेलीपोर्ट करने की दिव्य क्षमता थी। इस तरह के कौशल के बिना काला सम्राट चू युआन के महान वो में आने की हिम्मत नहीं कर पाता। लंबे समय तक जीवित रहो, लंबे समय तक जीवित रहो, लंबे समय तक जीवित रहो। चू युआन को बलपूर्वक काले सम्राट को पीछे हटाते हुए देखकर सभी नागरिक झुक गए और लंबे समय तक जीवित रहो चिल्लाए। उनके दिलों में चू युआन राजसी और भव्य था। महान वू राजवंश के सभी देवताओं से ऊपर का देवता, उनकी आस्था का विषय। चू युआन को युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से देखने से अधिक प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं था। इस समय काले सम्राट को पीछे हटाने के बाद चू युआन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि राष्ट्रीय भाग्य और भी अधिक ठोस हो गया है। आज रात नए साल की पूर्व संध्या है। सभी नागरिक शांति से रह सकते हैं और खुशी से काम कर सकते हैं। मैंने दरबार के विभिन्न विभागों को नए साल के उपहार तैयार करने का निर्देश दिया है। आधी रात के बाद सभी नागरिक अपने नए साल के उपहार ले सकते हैं। चू युआन बोला, हमारा महान वो हमेशा के लिए अमर रहे। सभी नागरिकों ने ईमानदारी से जवाब दिया, जो नहीं आता है लेकिन साथ ही नहीं जाता है, अशिष्टता है। प्रतिशोध को कल तक नहीं टाला जाना चाहिए। क्या मुझे काले सम्राट का मुकाबला करने के लिए काले सम्राट के शाही शहर में जाना चाहिए? विकल्प 1, ब्लैक एम्परर्स इंपीरियल सिटी में जाएं, 300 डेस्टिनी पॉइंट पाएं। विकल्प 2, ब्लैक एम्परर्स इंपीरियल सिटी में न जाएं, 300 डेस्टिनी पॉइंट पाएं। तुमने मेरे दावों में परेशानी खड़ी करने की हिम्मत की। मैं इसे कैसे जाने दे सकता था? इस कृत्य से तुम हेमिंग अपनी मौत की तलाश कर रहे हो। शुरू में मैं तुमसे निपटने के लिए बहुत आलसी था, लेकिन जब यह इस स्थिति में आ गया है तो मैं तुम्हारे हेमिंग शाही राजवंश के पास आराम से चलूंगा और तुम्हारे 3 सितारा शाही राजवंश का तमाशा देखूंगा। चू युआन ने ठंडे स्वर में कहा। डिंग, मेजबान ने एक विकल्प चुना है और 300 भाग्य अंक अर्जित किए हैं। भाग्य अंकों का वर्तमान संतुलन 12,150। हेमिंग के शासक के चले जाने के बाद चू युआन ने उसी रात अग्नि और ब्लैकवाटर सेनाओं के जनरलों के साथ लू कियानफू को तुरंत बुलाया। झू फैंग नहीं आए। उसने पैतृक भूमि से अमर दिव्य फीनिक्स रक्तरेखा और प्राचीन फीनिक्स रक्तरेखा प्राप्त की थी और उन्हें पूरी तरह से परिष्कृत कर रही थी। एक बार जब ये सभी शक्तियां पूरी तरह से परिष्कृत हो जाती हैं, तो वह अमर दिव्य फीनिक्स और प्राचीन फीनिक्स रक्तरेखाओं के अपने वर्तमान कैरियोवर के साथ खुद को ईश्वरयुक्त क्षेत्र में धकेल सकती है। चू युआन ने सभी को तैयारी करने के लिए बुलाया था, किसी भी समय हेमिंग शाही राजवंश के खिलाफ मार्च करने के लिए तैयार। हेमिंग शाही राजवंश, एक विशाल क्षेत्र, एक विशाल आबादी, 4 से 5 अरब लोग। विभिन्न मजबूत व्यक्ति लगातार पैदा हो रहे थे। हेमिंग का शासक भी एक बेहद क्रूर चरित्र था। हजारों वर्षों से देश पर शासन कर रहे उन्होंने दर्जनों 1 सितारा और 2 सितारा देशों को नष्ट करके एक शानदार नींव रखी थी। हालांकि हेमिंग शाही राजवंश ने कई राष्ट्रों को मिटा दिया था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उनकी आबादी को अपने में नहीं लिया। हेमिंग शाही राजवंश के लिए वर्तमान जनसंख्या राजवंश में एक संतुलित राज्य को बनाए रखने के लिए पर्याप्त थी। हर किसी के पास पर्याप्त भोजन और कपड़े हो सकते थे और कुछ खेती के संसाधन प्राप्त हो सकते थे। यदि जनसंख्या बहुत बड़ी थी तो राष्ट्रीय शक्ति इसे वहन नहीं कर सकती थी। अकाल हर जगह होंगे, जिससे अशांति होगी, जो राष्ट्रीय भाग्य को मौलिक रूप से प्रभावित करेगी। केवल जब राष्ट्रीय शक्ति मजबूत थी और संसाधन इतने प्रचुर थे कि वे समाप्त नहीं हो सकते थे, तो वे जनसंख्या का विस्तार करने पर विचार करेंगे।
जनसंख्या हमेशा संसाधनों से बंधी हुई थी। हेमिंग का शाही शहर असाधारण रूप से बड़ा और ऊंचा, पूरे राजवंश में सबसे अधिक विशेषज्ञों वाला स्थान था। यदि कोई दावू के चुयुआन के राष्ट्र के भाग्य को पवित्र सोने और उगते सूरज की तरह उग्र मानता है, तब हेमिंग शाही राजवंश का राष्ट्र का भाग्य काले काले दानव देवता के समूह जैसा था। दूर से देखने पर यह आश्चर्यजनक रूप से हेमिंग के शासक जैसा ही लग रहा था। राष्ट्र के भाग्य का रूप राष्ट्र के सर्वोच्च शासक से बहुत निकटता से जुड़ा हुआ था। मतभेदों के बावजूद, चाहे वह कोई भी रूप ले, ये सब राष्ट्र के भाग्य की शक्ति का उपयोग करने के बारे में था। शाही महल के अंदर अंधेरे हॉल के भीतर हेमिंग का शासक एक राजसी सिंहासन पर बैठा था। वह अब दावू की तरह कपड़े नहीं पहने हुए था, बल्कि उसने एक बड़ा शाही वस्त्र पहना हुआ था। वस्त्र दानव देवता के पैटर्न से सुसज्जित था, जो एक आभा दे रहा था जो सभी राक्षसों के सम्राट की तरह लग रहा था। महाराज, दावू की यात्रा कैसी रही? हेमिंग के शासक के बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था, जो हेमिंग शाही राजवंश का महान शाही शिक्षक था। उनका पद प्रधानमंत्री के बराबर था और उनकी साधना का आधार प्रतिबिंब देव क्षेत्र तक पहुंच गया था। मेरे आश्चर्य की बात है कि दावू के पास इतना आश्चर्यजनक राष्ट्रभाग्य है। मार्शल सम्राट की ताकत मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा है। हेमिंग के शासक ने ग्रैंड इंपीरियल टीचर को देखा और धीरे धीरे दावू में अपने अनुभव को सुनाया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यह अच्छा है कि मैं व्यक्तिगत रूप से स्थिति को देखने गया, अन्यथा जोंग हान का मरना अनुचित नहीं है। अगर मैं हमला करने के लिए दौड़ता तो मुझे निश्चित रूप से बहुत नुकसान होता। क्या दावू वास्तव में इतना दुर्जय है? ग्रैंड इंपीरियल टीचर के बूढ़े चेहरे पर आश्चर्य दिखाई दिया। उन्होंने कहा, कुछ ही वर्षों में वे एक 2 सितारा शाही राजवंश बन गए हैं, ऐसे भयानक राष्ट्र के भाग्य के साथ, और उनके पास लिंग्युआन चावल भी है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा का खजाना है। अगर हम उन्हें कुछ दशकों या 100 सालों तक इसी तरह विकसित होने देते हैं, तो उनके लिए निलंबित डोमेन में एक और विशालकाय बनना काफी संभव है, और यहां तक कि एक 4 सितारा शाही राजवंश भी बन सकता है। निलंबित क्षेत्र में 1 सितारा, 2 सितारा और 3 सितारा सेनाएं असामान्य नहीं थीं, लेकिन वहां केवल 1 दर्जन 4 सितारा शाही राजवंश थे और केवल एक 5 सितारा शाही राजवंश था, जो निलंबित शाही राजवंश था। वास्तव में वह मार्शल सम्राट अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय लगता है। भले ही मेरा हेमिंग शाही राजवंश अपनी पूरी ताकत से हमला करे, उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा मुझे संदेह है कि वह अभी भी अपनी असली ताकत छिपा रहा है। हेमिंग के शासक ने ठंडी आवाज में कहा, महामहिम क्या करने की योजना बना रहे हैं? ग्रैंड इंपीरियल टीचर ने पूछा। चूंकि हमने इस बार पहले ही दावू को नाराज कर दिया है और मार्शल सम्राट के चरित्र को देखते हुए वह निश्चित रूप से इस मामले को आसानी से नहीं छोड़ेगा। उन्हें धीरे धीरे मजबूत होते देखने के बजाय हम पहले हमला कर सकते हैं और आक्रामक हो सकते हैं। एक राष्ट्र की शक्ति इस जिम्मेदारी को वहन करने में सक्षम नहीं है, इसलिए मैं दयू, दिलिन और शुआंगवे को आमंत्रित करूंगा और चलो सेना में शामिल हों। हेमिंग के शासक ने व्यंग्य किया, दुर्भाग्य से हमारे पास उन 3 राष्ट्रों को लाभ साझा करने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आखिरकार दाव एक बड़ा खतरा है और जब तक इसे नष्ट नहीं किया जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो महाराज ने पहले ही इस पर विचार कर लिया था, ग्रैंड इंपीरियल टीचर ने कहा। हेमिंग, मेरे साथ लड़ो, मैं हेमिंग शहर के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। हेमिंग का शासक पहले अपने सिंहासन पर बैठा था, लेकिन जब यह आवाज पूरे इंपीरियल शहर में गूंजी तो वह कांप उठा। क्या वह सीधे इंपीरियल शहर में आ गया है? मैं अभी अभी गया हूं और वह पहले से ही यहाँ है। उसे वास्तव में कोई नुकसान नहीं उठाना है। महाराज, क्या वह आपसे लड़ना चाहता है? लड़े या नहीं? ग्रैंड इंपीरियल टीचर ने भौहें सिकोड़ी। उसे हमेशा लगता था कि मार्शल सम्राट का इंपीरियल शहर में आना एक अशुभ संकेत है। लड़ो, बेशक हमें लड़ना ही होगा। हेमिंग के शासक को चुयुआन ने सीधे तौर पर उकसाया था। उसने ठंडे स्वर में कहा, पहले वह राष्ट्र के भाग्य के संवर्धन के साथ दाव के शाही शहर में था और मैं उसका कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अब यह मेरा क्षेत्र है। राष्ट्र का भाग्य मुझे दिया गया है। अगर मैं लड़ने से डरता हूं, जब यह बाहर जाएगा तो मेरे अरबों लोग क्या सोचेंगे? मेरे राष्ट्र का भाग्य भी लड़खड़ा जाएगा। ये राष्ट्रीय नींव को हिलाने का मामला है, इसलिए मुझे लड़ना होगा। ये सही है, अगर उस पर घर पर हमला होता है और हेमिंग का शासक बस अपना गुस्सा निगल जाता है, तो उसका राष्ट्र का भाग्य अनिवार्य रूप से कमजोर हो जाएगा और उसके विषयों का उस पर विश्वास भी कम हो जाएगा। राष्ट्र का भाग्य एक दोधारी तलवार है। ग्रैंड इंपीरियल टीचर, विश्वासघात के मामले में आप इंपीरियल सिटी की रक्षा करें और मैं व्यक्तिगत रूप से उससे मिलने जाऊंगा। हेमिंग के शासक के बोलने से पहले ही शाही महल से निकलकर शाही शहर के बाहर पहुंच गया था, जहां उसने चुयुआन को हवा में उड़ते देखा। इस समय हेमिंग का शासक पहले से काफी अलग था और अधिक राजसी दिख रहा था।
हेमिंग शाही राजवंश का राष्ट्र का भाग्य एक राक्षस देवता की तरह था, जो अपने चारों ओर लिपटे एक सम्राट के युद्ध के वस्त्र की तरह काम कर रहा था। साथ ही एक बहुत बड़ा भयानक दानव देवता प्रेत उसकी शक्ति को बढ़ा रहा था। राष्ट्र के भाग्य की शक्ति वास्तव में भयानक थी। मार्शल सम्राट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप व्यक्तिगत रूप से आएंगे। आपने वास्तव में आने के लिए एक अच्छा दिन चुना है। हाँ, ये वास्तव में मुझे आश्चर्यचकित करता है। क्यों नहीं, चलो शाही महल के अंदर चलते हैं और साधना के मार्ग के बारे में चर्चा करते हैं। हेमिंग के शासक की आवाज भी पूरे शाही शहर में गूंज उठी। क्या मार्शल सम्राट, दाव का स्वामी, वह वास्तव में हमारे हेमिंग इंपीरियल सिटी में आया था? वह आखिर क्या करना चाहता है? क्या तुमने अभी उसे सुना? वह हमारे सम्राट को युद्ध के लिए चुनौती देना चाहता है। इस आदमी की हिम्मत बहुत बड़ी है। हमारा सम्राट अजेय है, अगर वह लड़ना चाहता है तो हम लड़ेंगे। ये सही है, चलो इस मार्शल सम्राट को दबा दें और उसके शाही राजवंश को अपने अधीन कर लें। इंपीरियल सिटी में हर बड़े और छोटे किरदार ने अपनी निगाहें चू युआन पर टिका दी। उनकी निगाहें पागलपन से भर गईं। पूरे हेमिंग इंपीरियल राजवंश में विस्तार की एक पागल इच्छा थी। उनके दिलों में हेमिंग का शासक अजेय था। इस विश्वास की शक्ति के तहत राष्ट्र का भाग्य और भी बढ़ गया। जो पीछा नहीं करता वह शिष्ट है, चू युआन ने कहा। हेमिंग, चूंकि तुम पहले मेरे शाही शहर में आए थे, इसलिए मेरे लिए तुम्हारा एहसान चुकाना स्वाभाविक है। अगर मैं आज तुम्हें मार सकता हूं तो यह और भी बेहतर होगा, क्योंकि एक बार तुम मर गए तो ये पूरा हेमिंग शाही राजवंश हाथों में चला जाएगा। चू युआन ने हेमिंग के शासक को एक सख्त चेहरे और एक उदासीन भाव से देखा। वास्तव में यदि तुम मर गए तो दांव निश्चित रूप से बिखर जाएगा। लेकिन मैं वास्तव में यह नहीं समझ सकता कि तुम मेरा सिर काटने के बारे में सोचने का आत्मविश्वास कैसे रखते हो। दावू के शाही शहर में मैं तुमसे थोड़ा डर सकता हूं, लेकिन यहाँ यह मेरी दुनिया है, हेमिंग के शासक ने कहा। चू युआन के शब्दों से उसका चेहरा नहीं बदला और वह नाराज नहीं हुआ। इसके विपरीत वह बहुत शांत था। क्योंकि मेरे हाथ में ऐसे कार्ड हैं जिनकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। उस समय हेमिंग के शासक की आंखों में चू युआन की आभा आश्चर्यजनक गति से बढ़ रही थी। भाग्य बिंदुओं का उपयोग करके दायरे के 3 स्तरों को बढ़ाओ।